तो ये हमारा लॉज ऑफ मोशन का कॉम्पिटिटिव लेक्चर है, ठीक है। इसको बोर्ड पिक्स कहते हैं हम लोग, समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। इनर्शिया पता है सबको, रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन मोशन, मोशन में चेंज को अपोज करता है प्रॉपर्टी, उसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मास के थ्रू मेजर होता है। 3 तरह की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट से मोशन बनाना चाहेंगे तो भी बॉडी अपोज करेगा, मोशन को चेंज करना चाहेंगे, स्पीड बढ़ाना घटाना चाहेंगे तो भी बॉडी अपोज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करना चाहेंगे तो भी बॉडी अपोज करेगा। इन तीनों प्रकार की इनर्शिया को हम इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। आगे आप लोगों अब आइए, किसी भी तरह की इनर्शिया को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बताइए? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मोमेंटम का मतलब समझते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। मोशन और क्वांटिटी ऑफ मोशन में अंतर समझते हैं। मोशन का मतलब होता है भैया कितनी वेलोसिटी किसी के पास है, किधर वेलोसिटी किसके पास है, और क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब कितने मास ने उस मोशन को एक्वायर करके रखा हुआ है। तो फोर्स इन्फ्लुएंस क्वांटिटी ऑफ मोशन से होता है, मोमेंटम से इन्फ्लुएंस होता है, खाली वेलोसिटी से नहीं होता। ये मैंने बताया था उस दिन आपको। सेम स्पीड में अगर एक कार आ रही हो और एक बॉल आ रही हो तो कार को रोकने में मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, बॉल को रोकने में मेहनत कम पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सो इट इज़ द मोमेंटम विच मैटर्स। सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? सभी पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बताने की जरूरत है। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बताइए? k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। कैसे आया ये बताइए? रिलेशन बिटवीन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज दिस। कैसे है? पी की जगह एम डाल दीजिए, आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। प्रूव कराने की जरूरत तो नहीं है। अब इससे क्या सीखा आपने? अगर बहुत सारे पार्टिकल हो, उनका मोमेंटम सेम हो तो पी सेम हो गया, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके मास के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। बोलिए समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का ग्राफ पैराबोलिक होगा, ठीक है। फॉर दोज हु डोंट नो पैराबोला, मोटा मोटा इतना बता दूं कि पैराबोला इस तरह का होता है, कप शेप का, है ना। और जिसके ऊपर लीनियर पावर होता है वो उसका एक्सिस बनेगा। तो यहाँ अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं तो लीनियर पावर काइनेटिक एनर्जी पे है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी एक्सिस बन जाएगी। तो पैराबोला जो होगा वो देखने में इस तरह का लगना चाहिए, हाँ है ना। लेकिन हम खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं। बोलिए ग्राफ समझ में आ गया? लेकिन यही अगर आप ग्राफ के और पी स्क्वायर के बीच में बनाएं तो के तो पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस केस में स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर इसका उल्टा रिलेशन निकाले तो आप काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बताइए? सॉरी, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बताइए? आप लिख सकते हैं √2 × m × k। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल हो गया किसके बताइए? √k के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। √2m क्या होगा? यानी बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? √अंडर मास के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास सबसे उसका मोमेंटम सबसे बिल्कुल सही बात, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। फोर्स क्या होता है? पुल और पुश होता है। क्या क्या कर सकता है फोर्स? वेलोसिटी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। बोलिए समझ में आई बात? कुल मिला के मोमेंटम या शेप भी चेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। स्प्रिंग को दबाएंगी, शेप चेंज होता है कि नहीं होता है? ठीक। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स देखते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ फोर्सेस के टाइप्स अध्ययन किए थे जब एनसीईआरटी बेसिस पर पढ़ रहे थे। देखिए नेचर में 4 तरह के फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वीकेस्ट है, उसके बाद आता है वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फटाफट पूछता हूँ, ज्ञान दे दीजिए मेरे को जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है? लॉन्ग रेंज। और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, ठीक है। वीक फोर्स पे आ जाते हैं। वीक फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज होता है? बिल्कुल ठीक बात है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की बोथ? अट्रैक्टिव ओनली। रिपल्शन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज में होता है। बोलिए समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा जो आधार है जिस पे हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं वो होता है कौन फोर्स लगा रहा है। तो आप एक्सटर्नल इंटरनल का नाम सुन चुके हैं। अगर जो आपने सिस्टम चुना है फोर्स लगाने वाला उस सिस्टम उस फैमिली का हिस्सा है तो फोर्स इंटरनल फोर्स होगा। और अगर जो सिस्टम आपने चुना है, ठीक है, फोर्स लगाने वाला उस सिस्टम का पार्ट नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। ठीक। जैसे मान लीजिए हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, हम लोग इस पूरे रूम के साथ 5 लोग हम लोग सिस्टम हो गए, ठीक है। अब कोई बाहर का एजेंट आके फोर्स लगाता है इसमें से किसी पार्टिकल पे तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो ये सिस्टम के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। सिस्टम का सिलेक्शन कौन करता है? ऑब्जर्वर करता है। कौन करता है? मैं और आप करेंगे जब प्रॉब्लम बनाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स ही मात्र एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, मोमेंटम चेंज कर सकता है, ठीक है। सिस्टम का मोमेंटम एज अ होल कैन बी चेंज। जो लिफ्ट वाला एग्जांपल था उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था एक्चुअली। mg एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना, क्योंकि उसमें हमने ग्रेविटी को बाहर रखा था। अर्थ वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ूं तो मोमेंटम चेंज करने का अधिकार, कैपेबिलिटी केवल एक्सटर्नल फोर्स के पास है। इंटरनल फोर्सेज जो होंगे उनका एक्शन रिएक्शन पेयर वहीं कट के बैलेंस हो जाएगा, तो वहां पे मोमेंटम चेंज वो नहीं कर सकते, ठीक है। बट इंटरनल फोर्सेज कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी। एक बम रखा हुआ है और बम एक्सप्लोड कर गया। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बम? 0। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बम? 0। हाँ है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंटरनल फोर्सेज की वजह से फटा है। लेकिन मान लीजिए 2 टुकड़े हुए हैं, दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जोड़ेंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी तो मिल जाएगा ना। सो इंटरनल फोर्सेस के लगते हुए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है बट नेट मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे सर इन दोनों टुकड़ों का मोमेंटम भी तो था,
बिल्कुल था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ये टुकड़ा इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया, दोनों का मोमेंटम का वेक्टर सम करिएगा तो 0 आ जाएगा, दोनों के मोमेंटम का वेक्टर सम करिएगा तो रिजल्ट इतना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए नेट चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन तो होता नहीं है। सही है। सो इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बट इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स। पुशिंग कौन होता है? जो एजेंट से अवे लगता है, फोर्स लगाने वाले से दूर, और पुलिंग फोर्स जो फोर्स लगाने वाला होता है उसकी तरफ लगता है। पुशिंग फोर्स का एक एग्जांपल दीजिए, पुशिंग फोर्स का एक एग्जांपल दीजिए। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। पुशिंग फोर्स का एग्जांपल क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। पुलिंग फोर्स का एग्जांपल दीजिए, टेंशन। पुलिंग फोर्स का एग्जांपल क्या है? टेंशन या वेट। वेट कौन लगाता है? पृथ्वी, हम पृथ्वी की तरफ खींचते हैं। टेंशन कौन लगाता है? रस्सी, हम रस्सी की तरफ खींचते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है हमेशा जो लगाने वाला होता है उससे दूर भगाता है आपको। सही है, इट इज अ पुशिंग काइंड ऑफ फोर्स। समझ में आ गया? तो पुशिंग और पुलिंग के आधार पे तीसरा वर्गीकरण किया हमने। चौथा वर्गीकरण जो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के आधार पे। ठीक है। कंजर्वेटिव क्या होता है? जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और जिसका पाथ पे डिपेंड करेगा वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शन, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख देंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम लिख देंगे फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये फोर्सेस की देखिए हमने क्लासिफिकेशन कर ली। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। क्या आप इन फोर्सेस के बारे में जानते हैं? पढ़ा चुका हूं आपको। वेट mg के बराबर होता है, किधर लगता है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा फोर्स है? हमेशा किधर लगता है बताइए? परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, अवे फ्रॉम एजेंट लगता है। अगर कर्व सरफेस हो तो टेंजेंशियल जो सरफेस होगा वही आपका कॉन्टैक्ट सरफेस माना जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? ये भी पढ़ा चुका हूँ अगली क्लास में, पिछली क्लास में। टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, हमेशा रोप की तरफ होता है। कहाँ होता है? टॉट रोप, टॉट वायर्स, टॉट स्ट्रिंग, इनके अंदर होता है। ठीक है। और लाइट स्ट्रिंग में हर जगह सेम होता है, होने के लिए सब जगह हो सकता है। हैवी रोप में भी टेंशन हो सकता है, लेकिन टेंशन अगर हर पॉइंट पे आपको सेम लेनी है तो स्ट्रिंग मस्ट बी लाइट। बोलिए समझ में आ गया? और ये एक तरह का पुलिंग फोर्स है। अब यहाँ से हम लॉज ऑफ मोशन शुरू करते हैं, फोर्सेस की क्लासिफिकेशन और फोर्सेस की इंट्रोडक्शन के बाद दिया था एनसीईआरटी वाली क्लास में, तीनों का स्टेटमेंट कराया था। तो भाई अगर आप 11th में हैं तो आपको स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है। आपसे आपके फैमिली मेंबर्स पूछेंगे, आपसे आपके टीचर भी वही पूछेंगे। जिसको फिजिक्स पे क्वेश्चन मार्क करना होता है वो सबसे पहले पूछता है चलो न्यूटन के तीनों नियम बताओ, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो। ठीक है। हाँ ठीक है। तीसरा तो ज़्यादातर लोगों को मिसकंसेप्शन है उसके बारे में। ठीक है। तीसरा तो जो है वो यूनिवर्सल लॉ ही नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। नो, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं लगता वो। स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने? एक एक लाइन में मैथमेटिकली तीन लॉ को समझाते हैं। पहला लॉ, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सिस्टम की वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? ना तो स्पीड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। बोलिए समझ में आ गया? क्लियर है? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ खत्म। सेकंड लॉ कहता है एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम के। यही मेन लॉ है, इसी से दोनों लॉज निकले। समझ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अरे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो dp/dt 0 होगा ना। dp/dt यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, अगर p 0 हो जाए तो p कांस्टेंट हुआ ना। इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ बताइए? अगर मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है, एक ही बॉडी है अगर, तो बॉडी का अगर मास कांस्टेंट तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? तो फर्स्ट लॉ आ गया ना इससे। तो फोर्स लग गया तो सेकंड लॉ, नहीं लगा तो फर्स्ट लॉ। समझ में आ गई बात? थर्ड लॉ आप जानते हैं। ठीक है। काफी प्रचलित लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। क्या है लॉ? टू एवरी एक्शन। इज इट? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ ठीक है, चलिए। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बताता है। अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट करने का मतलब फिजिक्स में होता है फोर्स लगाना। ठीक है। तो उस कंडीशन में जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगा उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 2 1 पे लगाएगा। ये दोनों के दोनों फोर्स साइमल्टेनियस होते हैं, कोई पहले कोई बाद में नहीं लगता। किसी के ऊपर लेवल नहीं लगा कि एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन होगा। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ये भी बताया था आपको। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ये भी बताया था। और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। एक्शन रिएक्शन आर साइमल्टेनियस, ये सारे पॉइंट बता चुका हूँ आपको। एक साथ चलते हैं, मतलब शुरू होते हैं एक साथ खत्म होते हैं, बस डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। सेकंड लॉ इस चैप्टर की रीढ़ का हड्डी है। ठीक है। बैकबोन। तो एफ एक्सटर्नल में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल टू 1 आ जाता है एक्सपेरिमेंटली। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाती है dp/dt। पी को हम mv लिख सकते हैं। mv को हम स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के u × v मेथड से दो पार्ट में, m × dv/dt प्लस v × dm/dt। इस स्टेप को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? एक का डिफरेंशिएट किया, दूसरे को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएट किया, पहले को रखा। सही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अगर सिस्टम का मास मान लीजिए कांस्टेंट हो तो dm/dt वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो उस केस में फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m × dv/dt। ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो और मास ऑफ सिस्टम वेरिएबल हो, ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बताइए? इज इट v × dm/dt?
वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डीवी बाई डी वाला टर्म जीरो हो गया ना, एक्सेलरेटेड नहीं सिस्टम है, लेकिन तब भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, आप ट्रक चला रहे हैं, ठीक, कूड़े उठाने वाली गाड़ी चला रहे हैं और कांस्टेंट स्पीड से चलानी है आपको। मोहल्ले में घुसे, सब लोगों ने अपना कूड़े के बैग डालना शुरू किया उस पर, आपको कांस्टेंट स्पीड से चलाते रहना धीरे धीरे 2 मीटर पर सेकंड पे। अब बताइए, कार के इंजन को फोर्स बढ़ाना, ट्रक के इंजन को फोर्स बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है तो मोमेंटम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है लेकिन मोमेंटम तो बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है लेकिन मोमेंटम तो बढ़ रहा है ना, तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसके बावजूद भी फोर्स लगाना पड़ जाए। आइए मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे। रॉकेट तो बहुत अलग चीज़ हो गया, उस पर आएंगे बाद में, उस पर आएंगे, वो थोड़ा सा सिस्टम वेरिएबल मास के कैटेगरी में आता है, उसको हम और इस पर और बात करेंगे ज़्यादा। पहले एक छोटा सा एग्जांपल से इसको डील करते हैं। आइए देखिए, एक आपको लॉरी दिख रही है, लॉरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा टब लगा हुआ है, बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, ठीक है, और बारिश का पानी उसमें कलेक्ट होता जा रहा है, और जिस रेट से कलेक्ट हो रहा है वो है म्यू kg पर सेकंड, ठीक है। एक तो कोफिशिएंट रटना बंद कीजिए, स्पेशली मेडिकल वाले, म्यू का मतलब हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। तो सिंबल मत रटिए कि कौन क्या है ना, क्वांटिटी क्या है उसको समझिए। तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट मत समझ लेना यहाँ पे प्लीज़, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। अब ये जो है म्यू kg पर सेकंड, ये बेसिकली dm/dt हो गया आपका, kg पर सेकंड, यूनिट से तो समझ में आ रहा है ना, जिस रेट से पानी भर रहा है वो dm/dt हो गया। और इस कार को चलाए रखना है स्पीड v0 से, तो कितने फोर्स की जरूरत होगी? सो बताइए, वेलोसिटी v0 से चलाना है, इसका मतलब हमारा वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया ना भाई। तो ये जो टर्म हमने लिखा था f m dv/dt प्लस v dm/dt, इसमें कौन सा टर्म जीरो हो गया बताइए? m dv/dt जीरो हो गया क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन दूसरा टर्म तो बच गया, तो उसको लिख दीजिए। तो वेलोसिटी कितनी होगी बताइए? v वेक्टर, और dm/dt कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। तो इतना फोर्स आपको सिस्टम के ऊपर लगाना पड़ेगा, इवन आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करना चाहते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? किसने पूछा एक्सेलरेशन? बिल्कुल नहीं पूछा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स पूछा है। एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा? सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। तो पहले इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स देखिए, दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ रहे हैं बात? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। सो व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? अ फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट कैन चेंज मोमेंटम टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। किकिंग, बैटिंग, हैमरिंग, ये सब इंपल्सिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आमतौर पे mg और फ्रिक्शन टाइप के फोर्स इंपल्सिव फोर्सेज में नहीं आते, ठीक है। और अगर ये इंपल्सिव फोर्स केवल अकेला उस बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर लगे तो जितना चेंज इन मोमेंटम वो पैदा कर सकता है, यानी f डेल्टा t, दैट पर्टिकुलर फोर्स इनटू जितने समय के लिए वो लगा, वो उस फोर्स का इंपल्स हुआ। तो इंपल्स हमेशा एक इंपल्सिव फोर्स का होता है, और इंपल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर नहीं होता है। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर कब होता है? जब हम इंपल्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। रिजल्टेंट इंपल्सिव फोर्स जब आप लीजिए, या रिजल्टेंट फोर्स का जब आप इंपल्स लीजिएगा, उसको आप लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। बोलिए, समझ में आई बात? ठीक। अदरवाइज इंपल्स जो है वो फोर्स स्पेसिफिक टर्म है। नेम द फोर्स एंड देन यू विल टेल द इंपल्स ऑफ दैट फोर्स। सेकंड लॉ के अनुसार हमने पढ़ा था F = dp/dt होता है। dp को एक तरफ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कोशिश है P2 - P1 निकालने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे हमें यहाँ क्या मिलेगा? P2 - P1 मिलेगा। मैंने लिख दिया J ड्यू टू F, यानी मैं उस फोर्स का इंपल्स निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ जो फोर्स टाइम के फंक्शन के रूप में मुझे दिया हुआ। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, मैं इंपल्स निकाल रहा हूँ उसका, इसलिए मैंने f dt का इंटीग्रेशन लिखा। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए या तो आपको फोर्स टाइम के रूप में गिवन होगा, अबे हाँ बोल, या फिर आप उसका एरिया आप निकाल लीजिए, ft ग्राफ का एरिया गिवन होगा, है ना, ग्राफ गिवन होगा फोर्स और टाइम के बीच में। और अगर मान लीजिए बहुत ही छोटे समय के लिए लग रहा है तो आप इस फोर्स को एक एवरेज इंपल्सिव फोर्स की तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरेशन इतना छोटा होता है कि उस फोर्स की उतने कम ड्यूरेशन के लिए टाइम एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाती। टाइम एनालिसिस का मतलब टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इज नॉट वैलिड, ठीक, इट कांट बी फाउंड। सो इन दैट केस व्हाट वी कंसीडर, चल यार मान लिया उतने कम ड्यूरेशन के लिए फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट फोर्स है, तो अगर कांस्टेंट फोर्स हो गया तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तब उसका इंपल्स कितना होगा? f एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो जिस फोर्स का इंपल्स निकालना, उस फोर्स को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट मान लिया है तो। अगर कांस्टेंट नहीं माना तो f dt के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ गए? और अगर आपको इंपल्स पता है और आप फोर्स का एवरेज फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको इंपल्स को डेल्टा टी से क्या करना पड़ेगा बताइए? डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको f एवरेज लिखना है और आपको इंपल्स पता है तो आपको डेल्टा टी से करना पड़ेगा डिवाइड। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए, तो सकते नहीं होंगे ना? नहीं। अब बॉल ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन विद अ बॉल, तो देखिए एक बॉल दिख रहा है आपको और इस बॉल का वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक का मतलब सेम स्पीड से रिबाउंड होगा, सेम एंगल पे होगा। v से चला, v से रिबाउंड हुआ, थीटा एंगल पे था, थीटा एंगल पे रिबाउंड हुआ। इतना समझ में आया? अब आइए हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जिससे हमें इंपल्स के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। ठीक,
सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बॉल पे दीवार का इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, यानी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही वो चेंज कर पाएगा। यही कारण है कि आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब आपने रिजॉल्व किया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। v sin थीटा दोनों तरफ है। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ, ये जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैसे भी कट जाएगा। तो मर्जी है, आप चाहे लिख के काटें या फिर ना लिखें, है कि नहीं। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन अवश्य रिवर्स हुआ है। पहले राइट वर्ड था, उसके बाद ये लेफ्ट वर्ड हुआ है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि इंपल्सिव फोर्स केवल एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी केवल एक्स की डायरेक्शन में ही होगा। और एक पॉइंट लिखा हुआ है, mg और फ्रिक्शन को ज़्यादातर ऑफन नेग्लेक्ट करते हैं इंपल्सिव फोर्स के तौर पे, क्योंकि इतने छोटे समय में उनके द्वारा कंसिडरेबल चेंज इन मोमेंटम पैदा नहीं होता है। तो जब तक क्वेश्चन के अंदर इनकी चर्चा ना हो एज एन इंपल्सिव फोर्स, तो इनको आप इग्नोर करना इंपल्सिव फोर्स के तौर पे। दोबारा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं रेडियो टेप रिकॉर्डर नहीं हूँ। तो mg और फ्रिक्शन जो है वो ऑफन नेग्लेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे बॉल के ऊपर देखिए, ऐसा नहीं है कि जब ये कॉन्टैक्ट में आया है दीवार के तो उस समय इसका वेट नहीं लग रहा होगा, और डेल्टा टी टाइम में ये इसके वेट में कोई चेंज नहीं पैदा करेगा, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं पैदा करेगा। थोड़ा ना थोड़ा तो इस v sin थीटा में भी ऐड होना चाहिए था मोमेंटम, हाँ या ना, बट वो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उतना कंसिडरेबल नहीं होगा। नहीं तो डेल्टा टी टाइम में mg ने थोड़ा नीचे मोमेंटम दिया होगा ना, इसको f डेल्टा टी आ रहा है ना, mg डेल्टा टी, तो इस मोमेंटम में जुड़ना चाहिए था ना वाई डायरेक्शन। एग्जैक्टली, तो इसीलिए इसको इग्नोर मारा हम लोगों ने, ठीक है। अब बताइए, इंपल्स ऑन बॉल बाई वॉल के वजह से बॉल पे लगने वाला इंपल्स हम लोग निकाल रहे हैं। अब भैया बॉल के ऊपर तो इंपल्सिव फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है, वो है बॉल का, ठीक है। तो बजाय अब या तो हमें f का इक्वेशन पता हो, हम इंटीग्रेट करके निकाले, या हमें f की वैल्यू एवरेज पता हो और हम डेल्टा टी करके निकाले, दोनों में से कुछ भी नहीं पता है। तो हम वॉल ने कितना फोर्स लगाया इससे थोड़ी देर के लिए ध्यान हटा लेते हैं, ठीक, और ध्यान ले आते हैं RHS पे। इंपैक्ट क्या हुआ उसका? इंपैक्ट हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। तो बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको वैसे तो हम लिखते हैं इंपल्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, हाँ या ना। अच्छा, बार बार जब मैं कह रहा हूं कि इंपल्स जो होता है दैट इज चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, ये मैं न्यूटन्स लॉ से कह रहा हूं। न्यूटन के नियम में आपने क्या पढ़ा था बताइए? आपने ये जो F पढ़ा है ये रिजल्टेंट फोर्स ही है ना जी। नेट फोर्स को आप क्या लिखते हैं बताइए? आप लिखते हैं dp बाई dt या डेल्टा p बाई डेल्टा t। सही बोल रहा हूं ना मैं? डेल्टा p बाई डेल्टा t लिखते हैं। तो अगर आप डेल्टा p लिख रहे हो इंपल्स को और आप इसको इंपल्स लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली किस फोर्स का इंपल्स हुआ? नेट फोर्स का। नेट इंपल्सिव फोर्स कह लीजिए, नेट फोर्स का इंपल्स हुआ, ठीक। तो अगर कहीं एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा हो तो वही नेट फोर्स भी हो गया। उस कंडीशन में उसके इंपल्स को आप चेंज इन मोमेंटम के बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि बॉल के केस में, बॉल के ऊपर फोर्स के नाम पे कौन सा फोर्स लगा? इंपल्सिव फोर्स के नाम पे, केवल दीवार के द्वारा। mg को तो हमने इग्नोर मार दिया, हाँ या ना। तो अगर आपको वो फोर्स नहीं पता, एक तो आपको दीवार ने कितना फोर्स दिया होता है ये पता होता तो आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते, टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया होता, तो ये दोनों ही नहीं दिया हुआ आपको। तो दो हम चले जाते हैं बॉल के पास, पूछेंगे भाई तेरी चेंज इन मोमेंटम हुई कि नहीं? बोला हाँ हुई है। किधर हुई है भाई? बोला एक्स डायरेक्शन में हुई है। इसका मतलब हम फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन मोमेंटम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि बॉल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स वॉल का ही है खाली, और कोई इंपल्सिव फोर्स लगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने बॉल का चेंज इन मोमेंटम ले लिया। आप जैसा देख रहे थे, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया है, कॉस कंपोनेंट से हमें आंसर इतना मिल गया है, नेगेटिव आई की तरफ हमारा आया है फोर्स का डायरेक्शन। आप एक बार पूरा डायग्राम देख लीजिए तो आपको इसको कोरिलेट करने में आसानी आएगी। मैं 30 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, यहां तक आप अच्छे से रिव्यू कर लें। देख लिया इसको? अब बताओ, अगर बॉल पे वॉल के वजह से इंपल्स 2mv cos थीटा आई है, मैं आपसे पूछता हूं, तो बताएं मुझे। हाँ, -2mv cos थीटा आई है, तो बताइए कि वॉल पे बॉल का इंपल्स कितना होगा? वॉल पे, ऑन वॉल, ड्यू टू बॉल, बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हो जाएगा 2mv cos थीटा आई। अरे बोलो भाई। अब इंपल्स पता है तो इन दोनों के इंपल्सिव फोर्सेस भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बॉल के ऊपर, ठीक है, ऑन बॉल, ए भाई ध्यान से सुनना, बाई वॉल इंपल्सिव फोर्स कितना लगा? तो चूंकि आपको इंपल्स मिल चुका है और अगर मैं आपको टाइम ऑफ कांटेक्ट से फॉर एग्जांपल दे दूं तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आपका उत्तर कितना आएगा? -2mv cos थीटा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बोलिए हाँ या ना। एंड सेम वे फोर्स ऑन वॉल बाई बॉल, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इंपल्सिव फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका j बाई टी तो ये हो जाएगा +2mv। क्या इसको समझने में कोई दर्द, तकलीफ, परेशानी? ठीक, ये फर्क हमेशा ही दर्द पैदा करेगा उनके मस्तिष्क में जिनको रटने की चेष्टा बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। दोनों का केस ही बदल गया, एक में लेने वाला देने वाला बन गया, एक में देने वाला लेने वाला बन गया। इसलिए लैंग्वेज का अंतर है। रटिएगा तो पेन में रहिएगा,
भाई जिस पे निकालना है उसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हमेशा जो इवेंट होता है उसकी निकाली जाती है चेंज इन मोमेंटम, एजेंट का थोड़ी निकालना है। फ्री बॉडी एजेंट का बनाते हैं क्या, स्पेसिमेन का बनाते हैं ना। तब आइए आगे सुनिए। अब ये देखिए दोनों इंपल्सिव फोर्स आपको बताया था, लिखा हुआ है ना। अच्छा अब एक बात बताइए, वॉल के नेट चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब वॉल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स तो 0 लगा, लेकिन वॉल के ऊपर बॉल ने तो फोर्स लगाया, वो तो कह रहा है कि लगाया मैंने, जितना मेरे पे लगा मैंने इसका ऑपोजिट लगाया, तो फिर वॉल का चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं हुआ दीवार का? क्योंकि इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर और भी फोर्सेस लग रहे थे, जिन्होंने बॉल के इस इंपल्सिव फोर्स को क्या किया बताइए, बैलेंस किया। ठीक है, फाउंडेशन की वजह से हो या मान लीजिए प्लास्टिक का वॉल हो, आपने एडहेसिव लगा के चिपका दिया, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो उसकी नींव में जो भी कुछ आपने किया हुआ हो, चिपकाया हो, खोद के उसको नींव को उसके अंदर से बनाया हो, जमीन के अंदर से, उनके इंपल्सिव फोर्सेज ने बॉल के इंपल्सिव फोर्सेज को क्या किया, बैलेंस किया, जिसके कारण नेट इंपल्सिव फोर्स दीवार के ऊपर कितनी है बताइए, 0 है, जिसके कारण उसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, 0। बोलिए समझ में आया? नेट चेंज इन मोमेंटम द बॉडी इज ड्यू टू, नेट चेंज इन मोमेंटम बॉडी इज द इंपल्स ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। पहला सवाल, ठीक है, आपको एक फोर्स का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स किलो न्यूटन में है और टाइम मिली सेकंड में है, आपको इंपल्स निकालना है 0 से 70 सेकंड के बीच में, ठीक, और साथ ही साथ आपको इंपल्सिव फोर्स भी निकालना है, करके दिखाइए जल्दी। अब देखिए इंपल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोगों को? एरिया अंडर कर्व निकालना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि फोर्स किलो न्यूटन में है, तो वाई एक्सिस पे जो भी लिखिएगा, वाई एक्सिस से जो लेंथ उठाइएगा उसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स एक्सिस से जो लेंथ उठाइएगा उसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। और ये वाला एरिया कॉमन होगा, ये वाला कट जाएगा, तो बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो सॉल्व करके देखिए, आंसर दिखा रहा हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 1750 न्यूटन सेकंड। इंपल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है, केजी मीटर सेकंड पर सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड भी होता है। आगे आंसर सबका। और अगर आपको एवरेज इंपल्सिव फोर्स निकालना तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? इंपल्स आप निकाल चुके हैं, उसको डेल्टा टी से डिवाइड कीजिएगा। टोटल टाइम कितना ले रहे हैं हम बताइए इस पूरी कथा के लिए? इस पूरी कथा के लिए हमारा टोटल टाइम जो है 70 मिली सेकंड है, हाँ या ना? तो आप 70 × 10⁻³ से डिवाइड करिएगा तो आपको इंपल्सिव फोर्स भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि आप जो बुलेट फायर कर रहे हैं वो गन से निकला और उसकी फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। कौन सी फोर्स? जो गन लगा रहा है बुलेट के ऊपर, जो गन लगा रहा है बुलेट के ऊपर। तो जब ये गन से फायर किया गया तब उसका फोर्स समय के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जाएगा। देख रहे हैं टाइम जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स क्या होता जाएगा बताइए, कम होता जाएगा ना। तो जब ये गन की जो है बैरल है, बैरल माने जो नाली होती है गन की, वो है, समझ रहे हैं बात? तो जब यहाँ से चला होगा उस समय T 0 होगा, उस समय फोर्स 600 है, और जब ये यहाँ तक पहुँच रहा है तब तक ये फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब एज इट लीव्स द बैरल ये फोर्स 0 हो जाएगा, कह रहा है, टाइम नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे बताइए? हम सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? इस फोर्स को 0 करके टाइम निकाल लेंगे कि भाई कितने टाइम पे फोर्स हमारा 0 हो गया। तो टाइम हम निकालेंगे तो हमारा टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 मिली सेकंड। कितनी आ गई? 3 मिली सेकंड आ गई। उसके बाद हम अपना FDT का इंटीग्रेशन करेंगे उससे लेके लास्ट तक, तो हमें वैल्यू जो है वो 0.9 न्यूटन सेकंड मिल जाएगी। बोलिए समझ में आया? आपने भी ऐसे ही किया? ठीक है। तीसरा सवाल कंपेरेटिवली ईजी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी दोनों के कंपेरिजन में। अगेन आप देखिए फोर्स आपका इस बार न्यूटन में दिया हुआ है, और नहीं एक्स और टी का ग्राफ है, एक्स मीटर में दिया हुआ है, टी सेकंड में दिया हुआ है। अब आप ग्राफ देख के बताएं आपको एक्स टी ग्राफ पहले ये वाला जो दिख रहा है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करता हुआ दिख रहा है, किस तरह का मोशन है? अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी जो अचानक से क्या हो गई बताइए, चेंज हो गई, ठीक, और इसके दौरान यहाँ पे 0 हुई है। तो अब इससे आप क्या इन्फ्रेंस लगा सकते हैं? किसी ने इंपल्स दिया होगा और ये इंपल्स कितने देर तक लास्ट किया होगा बताइए? जितने टाइम तक वो कॉन्टैक्ट में रहा होगा। इसीलिए 0 से 0.1 सेकंड तक, 4 से लेके 4.01 सेकंड तक, यानी 0.01 सेकंड के ये इंटरवल में इसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं दिखाया गया है। हो सकता है किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो और रुका हो और उस दौरान इंपल्सिव फोर्स झेल रहा हो, जिसके पश्चात इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। क्या हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं इंपल्स के पहले और इंपल्स के बाद? बिल्कुल निकाल सकते हैं यूजिंग द स्लोप। ऐसे नहीं होता कि इसको ऊपर फेंका और एक सेकंड के वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ऊपर। नहीं, वो तो मोमेंटली होती है, इट कैन नॉट बी फॉर अ ड्यूरेशन। अच्छा, ठीक है, सो इट इज नॉट द रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट ऑल, दैट इज फॉर श्योर, करेक्ट। इसके 2 रीजंस है, एक तो वहाँ वेलोसिटी 0 होती है, सही है, बट हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो अगर आप एक्सटी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे आपको कंकेव या कन्वेक्स शेप मिलना चाहिए, इट कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0 इन ग्रेविटेशन। आप समझ रहे हैं बात मेरी? उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्सटी ग्राफ कभी भी फ्लैट टू टाइम एक्सिस नहीं हो सकता अगर मोशन ऑफ ग्रेविटी की बात चल रही है तो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा, और एक्सेलरेशन अगर होगा तो एक्सटी ग्राफ क्या होना चाहिए? आइदर इट विल बी कंकेव और कन्वेक्स। एक्सेलरेशन के केस में कंकेव और रिटार्डेशन के केस में कन्वेक्स होगा, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कोई कॉन्टैक्ट फोर्स ही है जो उतनी देर तक के लिए आपके साथ चिपका के रखा हुआ दीवार के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए
कॉन्टैक्ट से पहले वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, तो आप अगर स्लोप निकाले तो आपको -20 मिलेगा, और अगर बाद का निकाले तो आपको +20 मिलेगा। तो आपको दोनों वेलोसिटी मिल गई, V2 और V1। स्लोप निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत? आप V2 - V1 कर दीजिएगा तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी, उसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इंपल्स मिल जाएगा। और ये बताने की जरूरत नहीं कि इंपल्स 4 सेकंड से लेकर 4.01 सेकंड के बीच में लगा है, बोलिए हाँ या ना? यानी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 0.01 सेकंड का हो गया। तो आप इससे इंपल्सिव फोर्स भी निकाल सकते हैं, बोलिए समझ में आता है? अपॉन डेल्टा टी करके, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों सवाल समझ में आ गए सब लोगों के? आइए चौथे सवाल पे आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए। बनाना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, तो बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पर मूव करूंगा। बनाना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक है हमारे रजनीकांत, सुना होगा, साउथ के बड़े एक्टर, उन्हीं के चित्रों के चलचित्रों के आधार पर क्वेश्चन कुछ फ्रेम किया गया है कि रजनीकांत जी जो है कि बुलेट को से हिट करके एक डिस्क को हवा में रोक के रखे हुए हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं। सो इज फायरिंग बुलेट्स आर हिटिंग द प्लेट एंड दे अप्लाई एन इम्पल्सिव फोर्स ऑन द डिस्क एंड द डिस्क इज नॉट फॉलिंग ड्यू टू mg। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बुलेट हिट द डिस्क एट n पर सेकंड इलास्टिकली, मतलब ये नंबर दे रहा है पर सेकंड। समझ में आ रही बात? ये नंबर दे रहा है पर सेकंड, ठीक। और इलास्टिकली हिट कर रहा है, मतलब जिस स्पीड से हिट करेगा उसी स्पीड से क्या करेगा, ठीक है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ हिटिंग कितनी होगी कि ये डिस्क ना गिरे, ठीक है। अब ये आप करके दिखाइएगा। इम्पल्स में अब मैं थोड़ा सा आपको और एनरिच करूंगा, है इम्पल्सिव फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मशीन गन से मान लीजिए बुलेट चला रहे हैं, तो यहाँ थोड़े से अगर शॉर्टकट बता दीजिए जो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी क्वेश्चन करते समय, तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जेट ऑफ पार्टिकल्स का जो इम्पल्स होगा वो किस तरह से सिस्टम पे लगेगा, ठीक है। इधर आइए, इधर सुनिए सब लोग, इधर देखिए। इम्पल्सिव फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑफ पार्टिकल्स और लिक्विड। मशीन गन से बुलेट चलाएंगे वो भी जेट ऑफ पार्टिकल है, लिक्विड से हिट करेंगे वो भी जेट ऑफ पार्टिकल है। सर रजनीकांत का क्वेश्चन करना है हमको? हाँ, इसके बाद करना है, ठीक है। अब ये देखिए, इम्पल्सिव फोर्स बाई जेट, मान लीजिए एक जेट है, जेट का मतलब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, तो dp बाई dt ऑफ जेट जो होगा, क्या वही इम्पल्स ऑन जेट नहीं होगा? जेट के ऊपर जो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, सॉरी, वो कितने के बराबर होगा बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ जेट के बराबर होगा। बोलिए मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं जेट की मोमेंटम को कंसीडरिंग कि जेट के मैं m पार्टिकल्स का मास ले रहा हूँ, यानी जेट का टोटल मास में जितने पार्टिकल्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उनका मास m है, जितने पार्टिकल्स ऑफ जेट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उनका मास कितना लिया मैंने? m ले लिया। तो इस m मास का मोमेंटम कितना होगा? mv जेट होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब इसको मैं m बाई dt इंटू dv जेट लिखूंगा, क्योंकि हर पार्टिकल का मास तो फिक्स है ना। अगर मैंने एक पार्टिकल का मास लिखा होगा तो पार्टिकल पर पार्टिकल तो मास फिक्स्ड है ना, तो मैं उस एक पार्टिकल का या उस ग्रुप ऑफ पार्टिकल का मास बाहर कर लेता हूं, ठीक है, ठीक। तो हम उसको लिखते हैं m अपॉन dt इंटू dv जेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dv जेट बताओ? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ जेट। अरे बोलो। एंड m बाई dt का मतलब मास हिटिंग पर सेकंड, m बाई dt का मतलब मास हिटिंग पर सेकंड। यही हो गया आपका शॉर्टकट। अगर कोई जेट ऑफ पार्टिकल्स हिट कर रहा है मान लीजिए, मतलब किसी वॉल को या सरफेस को, तो इंपल्सिव फोर्स निकालने के लिए आप मास हिटिंग पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी कर सकते हैं, आपका इंपल्सिव फोर्स निकल जाएगा। एक बार इंपल्सिव फोर्स निकल गया तो आप टाइम ऑफ हिटिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इंपल्स भी मिल जाएगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर इंपल्सिव फोर्स निकल गया तो आप क्या करेंगे बताइए? ये जो आपने एफ इंपल्सिव निकाला है, अगर ये निकल गया तो इसको आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंपल्स नहीं मिल जाएगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो दोनों काम आपका साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या शॉर्टकट पढ़ा आपने? मास हीटिंग पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ जेट। इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। चेंज इन वेलोसिटी निकालते समय अगर तुम ये पहचान लो कि मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस किधर है, इंपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, तो केवल उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेने से फायदा है, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी लेके कोई फायदा नहीं है अगर उधर इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा तो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर की ही वेलोसिटीज कंसीडर करिएगा, क्योंकि इंपल्स वही देंगी ना। अरे इंपल्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा ना, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना ये। अरे समझ रहे हो? अगर आप आश्वस्त हैं कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारा फोर्स मान लीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोलिजन से आ रहा है, किकिंग से आ रहा है, हैमरिंग से आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा ना। इट मींस कि ये इंपल्स किस डायरेक्शन में जनरेट करेगा? एक्स डायरेक्शन में ही करेगा ना। तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी लेकर मैं खामा अपना टाइम बर्बाद क्यों करूं? ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ के कि मैं किधर का वेलोसिटी लूं, किधर का ना लूं। या अगर आप वेक्टर में तोड़ के लेंगे तो आपका खामा समय बर्बाद होगा दूसरे कंपोनेंट में, ठीक। और जितना फोर्स जेट पे लगा है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सरफेस पे लगेगा। हमने निकाला है जो फॉर्मूला, किसके लिए निकाला बताइए? जेट के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है? किसके लिए निकाला है? अरे किसके लिए निकाला है? लेकिन अगर हमें सरफेस पे पूछेगा तो हम क्या करेंगे बताइए? इसका इक्वल एंड ऑपोजिट करेंगे। पहले जेट ऑफ पार्टिकल्स से निकाला है। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सवाल लेता हूँ,
लेट्स देन डोंट गेट इनटू द क्वेश्चंस अभी जो इसमें दिए हुए हैं, पहले एक साधारण सवाल पे करते हैं। ठीक से देखिए क्वेश्चन, बुलेट्स फ्रॉम अ मशीन गन ईच ऑफ मास m हिट अ प्लेट perpendicularly and diagonally at rate n bullet per second with a speed u I vector. Find impulsive force vector मैं लिखता हूं यहां पे on surface due to bullets. क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा था कि बुलेट फ्रॉम अ मशीन गन हिट ऑफ मास m हिट अ प्लेट इलास्टिकली परपेंडिकुलरली एट द रेट n बुलेट पर सेकंड, स्पीड दी हुई है, इंपल्सिव फोर्स ऑन सरफेस निकालना है ड्यू टू बुलेट्स। अब मैं यहां लेने जा रहा हूं, जैसा कि आपने अभी मुझे कहा कि सर आप ले लो मास हीटिंग पर सेकंड, नहीं बेटा, और ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी बुलेट का होगा तो मुझे बुलेट की ही चेंज इन वेलोसिटी लेनी है ना बच्चा, सही है? बुलेट की ही चेंज इन वेलोसिटी लेने की, वॉल थोड़ी ना हिल रहा है। तो इससे मुझे इंपल्सिव फोर्स वॉल पे मिलेगा कि बुलेट पे मिलेगा? अगर मैं बुलेट की चेंज इन वेलोसिटी ले रहा हूं तो मुझे किस पे इंपल्सिव फोर्स मिलेगा? बुलेट पे मिलेगा। अरे हाँ या ना? और दे कौन रहा है? ड्यू टू वॉल। अब इतना आप एग्जाम में मत लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन समझने के लिए इतना समझना पड़ेगा ना। नाउ व्हाट इज द मास हिटिंग पर सेकंड? इज इट नॉट m मल्टीप्लाइड बाय n? एक बुलेट का मास है m, n बुलेट पर सेकंड हिट कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए चेंज इन वेलोसिटी, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा दिया हुआ है ui, और इलास्टिक रिबाउंड होगा तो डायरेक्शन पलट जाएगी इसकी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? माइनस ui हो जाएगा, रिवर्स होगा ना। तो बताइए कितना आंसर आ गया? इज इट 2mn ui? अरे बोलिए ना। हाँ माइनस भी होगा, बिल्कुल सही है, सही है। अब ये बताइए मेरे को कि ये अगर बुलेट पे इतना हुआ तो वॉल पे कितना होगा इंपल्सिव फोर्स? बिल्कुल सही जवाब। तो इंपल्सिव फोर्स जो होगा ऑन वॉल, लेकिन ऑन वॉल खाली लिख के मत छोड़ दीजिएगा, ऑन वॉल ड्यू टू बुलेट, क्योंकि वॉल पे और भी इंपल्सिव फोर्स हो सकते हैं। तो वो आपका आंसर आ जाएगा 2mn ui कैप। और इस वजह से इसका जो इंपल्स आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर डेल्टा टी टाइम में अगर आपने कहा, अगर दिया रहता क्वेश्चन में, दिया नहीं है तो आप लिखते 2mn u इंटू जितने टाइम तक आप इसको हिट करते रहें मल्टीप्लाइड बाई आर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव पॉजिटिव हटा दूं? बता दो कि पॉजिटिव कैसा है। नहीं बता नहीं दे, लगा दो बोल रही है। अरे पॉजिटिव नहीं लगा तो पॉजिटिव ही है ना जी, और क्या, लो लगा दिया, जैसे मन को संतुष्टि मिले। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आप आइए, अब देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करा था कि बुलेट हिट कर रहा है। देखिए सेम टू सेम सारी कहानी है, दो अंतर है, एक तो बुलेट इंक्लाइंड फैशन में हिट कर रहा है, अरे बोलो ना भाई, दूसरा क्या है, डिस्क फ्लोट कर रहा है। अब अगर बताइए डिस्क अगर फ्लोट कर रहा है तो इंपल्सिव फोर्स ने इसको कितना इंपल्स दिया होगा? mg के बराबर। किसका mg? डिस्क mg के बराबर। बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, mg के बराबर, यानी इंपल्सिव फोर्स पता है हमें। अब बताइए मास हिटिंग पर सेकंड फिर से mn हो गया कि नहीं होगा? n बुलेट पर सेकंड फिर से लग रहा है, सबका मास m है। अरे बोलो ना यार। अब कोई मुझे बताएगा चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? मैंने रिजॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। क्या इस कंपोनेंट में कोई चेंज हो रहा है? पैरेलल टू डिस्क क्या वेलोसिटी में कोई चेंज हो सकता भी है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू डिस्क लगेगा ना जी। 2u cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है, बोलिए है कि नहीं है? देखिए मैं अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको, तो आप ज्यादा डायरेक्शन के पंगे में मत पड़िए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात में क्या करना चाहता हूँ? तो इन्होंने वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड मुझे बता दिया, अभी हम डायरेक्शन का कतई नहीं है, वो हम कंसेप्ट से सोच लेंगे। तो कितना हो गया बताइए? इज इट 2u cos थीटा या 2v cos थीटा, वटेवर। u दिया तो u लिखिएगा, v दिया तो v लिखिएगा, हमने v माना है, चलिए कोई बात नहीं, हम v लिख देते हैं। 2v cos थीटा हो गया। इससे आपको स्पीड ऑफ हिटिंग निकालनी है, इसको इधर भेज दीजिए। ये आपको समझ में आया? मास हिटिंग पर सेकंड समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी समझ में आया? नहीं आया? ये लगा दिया मैंने यूनिट वेक्टर। मैडम इसको फाइनल वेलोसिटी ये पूरा है, इनिशियल वेलोसिटी ये पूरा है, अगर आप माइनस करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट देखिए ना जी फाइनल का, इससे साथ कट जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस करिएगा इसमें से इसको, तो आपका माइनस 2v cos थीटा जे आ जाएगा। मैं अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन पे वाद विवाद नहीं कर रहा हूँ आपसे। अब बोलिए समझ में आया कैसे वेलोसिटी का चेंज जो है इतना आया है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? अरे बोलो, अब इससे v निकाल लो, बताओ v का आंसर क्या हो जाएगा? इज इट कैपिटल mg डिवाइडेड बाई 2mn cos थीटा? अच्छा, वो डिस्क का मास था तो कैपिटल mg, हाँ, बुलेट का मास स्मॉल m। क्लियर? लेकिन अगर एक 11th क्लास का बच्चा और एक प्रॉब्लम पहली बार करने वाला इसको डायरेक्शन के साथ एनालाइज करे तो इसका तरीका क्या होगा लिखने का और समझने का? देखिए जल्दी बनाना एक और चीज है, लेकिन समझना तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन कंसेप्ट के साथ है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए डिस्क पे इंपल्सिव फोर्स किधर लगा? बताइए, वैसे मत बताओ, प्रैक्टिकल तरीके से बताओ। नीचे की, ऊपर की, दाएं की, बाएं? डिस्क के ऊपर बुलेट का इंपल्सिव फोर्स किधर लगा? ऊपर। जाहिर सी बात है, उसका mg नीचे था तो उसको बैलेंस किया गया है, तो कॉमन सेंस। तो बुलेट पे किधर लगा इंपल्सिव फोर्स? डाउनवर्ड। ऑब्जेक्टिव करते समय क्या इस एनालिसिस में हम टाइम बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है mg बैलेंस हो रहा है, तो हमने ऐसे बना देना है। लेकिन स्कूल के सामने मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं स्कूल के अंदर, तब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है? नहीं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर शुड बी एनालिसिस विद डायरेक्शन। आइए मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व नहीं करेगा। स्टैंडर्ड बुक में रेस्टी की बात कर लो या एच सी वर्मा की बात कर लो या इस तरह की किताबों की बात करो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बात करो, तो उसमें प्रॉपर डायरेक्शन के साथ इसका उल्लेख होगा। इवन एनसीईआरटी
आइए ये बताइए, बुलेट अगर तैर रहा है तो सॉरी डिस्क अगर तैर रहा है तो डिस्क पे नेट फोर्स कितना है बताइए। ये देखिए इधर देखिए, नेट फोर्स ऑन डिस्क को मैं 0 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। डिस्क पे लगने वाले फोर्सेस का नाम बताइए, एक इंपल्सिव फोर्स ऑन डिस्क, दूसरा वेट ऑफ डिस्क, बोलो हाँ या ना। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। इसका मतलब इंपल्सिव फोर्स ऑन डिस्क की वैल्यू -mg के बराबर हो गई। -mg में g को मैंने -gj वेक्टर लिख दिया, क्योंकि अपर डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव y डायरेक्शन दे रहा हूं, बोलिए हाँ या ना। बेसिकली ये +mgj के बराबर आ गया, हाँ या ना। यहां तक समझ में आया आपको, सारा वेक्टर में मेंटेन कर रहा हूं। इंपल्सिव फोर्स ऑन बुलेट का नेगेटिव होता है इंपल्सिव फोर्स ऑन डिस्क, बोलिए होता है कि नहीं होता। तो डिस्क के इंपल्सिव फोर्स को नेगेटिव ऑफ इंपल्सिव फोर्स ऑन बुलेट भी लिख सकते हैं। इंपल्सिव फोर्स ऑन बुलेट को क्या लिखेंगे, मास हिटिंग पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखेंगे। साथ में माइनस साइन हम अभी भी पाल रहे हैं, याद रखिएगा, है कि नहीं। और राइट हैंड साइड में हम इसको mgj के बराबर लिखेंगे। अरे हाँ या ना, यहां तक समझ में आया। देखिए इसमें एक एक स्टेप लिखा हुआ है। अब आप बुलेट का वैल्यू देखिए, मास हिटिंग पर सेकंड कितना लिखा आपने बताइए, m/n लिखा। चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव जे में आ रही थी, आपको याद करो, अभी मैंने दिखाया था आपको। फाइनल है -v cos θj और इनिशियल है +v cos θj। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें मिलेगा -2v cos θj। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ये माइनस आएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इक्वेशन आपका वही आएगा। जे दोनों तरफ जो है इक्वलेट कर दीजिए, ये प्रॉपर डायरेक्शन के साथ है। तो प्रॉब्लम कहाँ कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी जजमेंट तय करेंगे ना हम। बोलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको आज यहीं रोकते हैं, आज इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे अगली क्लास में। पिछली क्लास में इंपल्स पढ़ाया था आप लोग को और इंपल्सिव फोर्स पढ़ाया था, हालांकि उसमें लिक्विड जेट वाले क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, उस पर हम लोग आएंगे। पहले जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था उनको देख लेते हैं। A ball hits the floor normally with a velocity u and returns with the same speed. The ball is in contact with the floor for 0.1 second. Find the average impulsive force acting on the ball. बताइए कैसे बनाएंगे एवरेज इंपल्सिव फोर्स। तो देखिए एवरेज इंपल्सिव फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करिए। और डेल्टा पी कितना हो जाएगा, कॉन्टैक्ट टाइम दिया हुआ है ना, u से टकराया और सेम स्पीड से रिबाउंड किया है तो 2u चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। सो इट इज m into 2u। डेल्टा पी की जगह हम m into मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, और टाइम आपको पता ही है। हो जाएगा क्वेश्चन, अरे हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्लियर है। 2mu कैसे आया समझ में आया। मान लीजिए नीचे की तरफ टकराया तो -u जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तो +u जो ऊपर की वेलोसिटी हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा u into j माइनस u into j। सही है, इज इट क्लियर। अगला जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो ये है, द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम एज गिवन बाय इक्वेशन p = a + bt स्क्वायर वेयर एंड b आर कांस्टेंट, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। बताइए कैसे करेंगे, फोर्स निकालना, मोमेंटम का इक्वेशन दिया, जल्दी बताइए। वो कर देंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, f = dp/dt का इस्तेमाल करें आप। बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा, 2bt आ जाएगा, t के प्रोपोर्शनल होगा, आंसर 4 होगा। ग्रेवल इज ड्रॉप्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकंड, यानी पर सेकंड 0.5 kg से मास बढ़ता जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड। बताइए कैसे करेंगे। देखिए समझिए सब लोग, न्यूटन सेकंड लॉ जब हमने किया था तो हमने dp/dt किया था। dp/dt का मतलब हो गया dmv/dt, बोलिए हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, तो v बाहर आ जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा, मास जरूर चेंज कर रहे हैं। फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 × dm/dt यानी 0.5, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स इन स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट द रेट ऑफ dm/dt। स्वीप इंटरप्लैनेटरी डस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, स्वीप मतलब पूछना होता है। सो इट इनकाउंटर्स द इंटरप्लैनेटरी डस्ट, जो सैटर्न के चारों तरफ रिंग बना हुआ उस तरह का इंटरप्लैनेटरी डस्ट होता है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, तो उन डस्ट से अगर वो चिपकता जाएगा वो डस्ट उसमें, तो क्या होगा बताइए, उसका मास बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी ना। अब उस पर बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो किसी तरह से उस पर फोर्स निकाल लीजिए, उसको मास से डिवाइड कर दीजिएगा। बोलिए समझ में आया। इंस्टेंटेनियस फोर्स dp/dt होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाहर ले लो, dm/dt को लिख दो अल्फा v, तो फोर्स आ गया अल्फा v स्क्वायर, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स होगा, सो दैट विल प्रोड्यूस रिटार्डेशन एंड द रिटार्डेशन इज f लिख दिया मैंने, f/m, करेक्ट। लिखिए बाबा रजनीकांत का क्वेश्चन है, पिछली बार किया था हमने। 10 ग्राम के डिस्क को हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहे हैं बुलेट मार के, ठीक है, और बुलेट जो है बिल्कुल परपेंडिकुलरली डिस्क को हिट कर रहे हैं और फिर सेम स्पीड से रिबाउंड कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे भैया इंपल्सिव फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, किसकी mg, डिस्क की mg। इंपल्सिव फोर्स होता कितना है जेट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, सर dp/dt। dp/dt इन जनरल एक्सप्रेशन हो गया, मैंने क्या बताया था, मास हिटिंग पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मास हिटिंग पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। बताइए मास हिटिंग पर सेकंड को कितना लिखेंगे, मास हिटिंग पर सेकंड को हम एक बुलेट का मास अगर स्मॉल m है और n बुलेट्स पर सेकंड अगर हिट कर रहे हैं तो मैंने बताया था इसको mn लिख दो। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टकरा है, परपेंडिकुलर रिबाउंड कर रहा है, बताइए 2u हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो गया। इसमें वैल्यू डालिए, mg = 2 mnu आ गया।
सही वाला फॉर्मूला कैसा था? ये है कैपिटल M, ये है G, ये है 2, ये है स्मॉल m, ये है N, ये है U। U की जगह N लिख दिया मैंने, U। सर U निकालिए यहाँ से, आ जाएगा 100 आ रहा है। सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने G को 10 लिया होगा, कोई बात नहीं। समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बाय फोर्स ऑफ द मोमेंट ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। कैसे करेंगे? कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा, t equals to 0। हुआ है। न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कीजिए। F को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P बाय डेल्टा U। डेल्टा P 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन 9th में हम लोग करा रहे हैं। समझ में आई बात? अब इसमें वैल्यू डालिए। F की वैल्यू कितनी हो गई? 40। मास कितना हो गया? अच्छा, मोमेंटम ही निकालना है, ठीक है। तो mv रखने दीजिए, u तो 0 है, तो mv निकालना है हमें। और t की वैल्यू कितनी दी है? तो कितना आ गया? अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार बताया था। ओपन वाटर टाइट रेलवे वैगन ऑफ मास 5000 kg मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। करेक्ट, ये रेलवे वैगन हो गया और ये 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना। रेन एड्स वाटर वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द वैगन। इसके अंदर मान लीजिए कि रेन कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, रेन कलेक्ट हो रहा है और इसकी स्पीड दी हुई है। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगेगा इसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखते हैं? बताइए कैसे करेंगे? सेकंड वाला ठीक है, तो न्यूटन सेकंड में लगाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए लगाएंगे, v इंटू dm/dt आंसर होगा। आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। सब लोग आ गए आंसर? 98 हो गया। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन किया था सर। सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न आपके सामने खुल गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम एज s इक्वल टू 2t³ + 2। ठीक है, इंपल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ओवर अ पीरियड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकंड। करके दिखाइए, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ds/dt करेंगे। ds/dt करने से क्या फायदा होगा? वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 60² मिलेगी, हाँ है ना। अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकंड की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी 6 और t इक्वल टू 0 सेकंड की वेलोसिटी मिल जाएगी 0। तो चेंज इन मोमेंटम आप निकालेंगे m इंटू डेल्टा वी से। m इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? मास है 2 किलो, मोमेंटम का चेंज है 2 इंटू 6 12। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए इम्पल्स। हैव वी डन दिस क्वेश्चन द लास्ट क्लास? अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट। हमारे बोर्ड पिक्स में था ये क्वेश्चन, यस याद है? सबसे पहले हमने क्या किया था? फोर्स को 0 किया था, ठीक है, कि कितने टाइम तक वो बैरल में रहेगा। तो बैरल में रहने का टाइम जो आएगा वो 3 मिली सेकंड आएगा, याद है आपको? उसके बाद हमने एफ डी टी का इंटीग्रेशन किया था जिससे हमें इम्पल्स मिला था, सही है। और ये इंटीग्रेशन हमने 0 से 3 मिली सेकंड के लिए किया था, जिसमें एफ का ये इक्वेशन डाल के हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए बेसिक न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन कीजिए। एफ की वैल्यू दी हुई है, मास दिया हुआ है 2 सेकंड के लिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में दिया और फाइनल वेलोसिटी निकालना है। करके दिखाइए। बेसिक एवरेज फोर्स का कंसेप्ट यूज करो। एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइडेड बाई टी। सबको वेक्टर में डालो। ये देखिए, पहला अप्रोच और सही अप्रोच होगा वेक्टर होगा। एफ वेक्टर इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई टी। एफ वेक्टर की वैल्यू डाल दी, टाइम लाके मल्टीप्लाई कर दिया, यू वेक्टर पुट किया, वी वेक्टर निकाला। जब वी वेक्टर निकाल लिया तो वी वेक्टर में कॉमन निकल रहा है हमारा 3 कॉमन निकलने के बाद अंदर में आ जाएगा 2i माइनस जे 2i प्लस जे प्लस के 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, प्यार से 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं वो देखिए। पहले ही मैग्नीट्यूड के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैग्नीट्यूड ले लिया, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज परफेक्टली राइट। अगर ये कर पाते तो आंसर पॉसिबल हो पाता। 14 मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। टाइम और मास डाल दिया आपने, ये भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सही है। अब आपको v माइनस यू का मैग्नीट्यूड डालना है। यहाँ बेवकूफ़ी क्या होगी कि आप u का मैग्नीट्यूड डाल देंगे। क्या v वेक्टर माइनस यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है? नहीं होता ना। ये क्या v वेक्टर माइनस यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम v माइनस यू लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। इसका मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv कॉस थीटा। बोलिए होता है कि नहीं होता है? क्या आपको ये थीटा वीटा पता है? नहीं पता है ना, तो फिर कहाँ से मैग्नीट्यूड आप लिख पाइएगा? इसलिए मैग्नीट्यूड का इक्वेशन गलत है यहाँ पे, तो इससे आपका आंसर नहीं आएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन देखिए। एन अनलोडेड कार मूव्स विद द वेलोसिटी v ऑन अ रोड कैन बी स्टॉप्ड इन डिस्टेंसेस। स्टॉपिंग डिस्टेंस पे बात हो रही है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ, क्या सिखाया है? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते समय फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, एक्सेलरेशन के जगह रिटार्डेशन होता है, तभी रुकेगा। s की वैल्यू हो जाती है u²/2 है। बोलिए हाँ या ना? ठीक, अब सुनिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो s है। अगर 40% वेट बढ़ा दिया गया और ब्रेकिंग फोर्स सेम रहा तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता? तो ये देखिए, बेसिक स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिजल्ट तो आपने इतना निकाल के रखा है। अब ये बताइए कि अगर पैसेंजर्स का वेट 40% बढ़ गया तो इसका मतलब मास जो है नया वाला वो भी हो जाएगा पिछले मास का 1.4 टाइम्स, हाँ या ना? अरे 40% जोड़ दो। और ब्रेकिंग फोर्स आपका जो है वो सेम है। ब्रेकिंग फोर्स क्या बताइए? सेम है। अरे बोलो, तो नया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए? इट इज f डिवाइडेड बाई m न्यू। एंड व्हाट इज दैट? तो क्या हमारी एक्सेलरेशन 1.4 गुने कम ना हो गई? पहले एक्सेलरेशन हमारी कितनी थी बताइए? f/m थी। अरे बोलिए,
पहले हमारी एक्सेलरेशन कितनी थी, F/m थी, अब हमारी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, F/1.1. तो पिछले एक्सेलरेशन के 1/4 टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स आ जाना चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन 1/4 टाइम्स कम हो गया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 1.4 आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में मैंने इंपल्सिव फोर्स ड्यू टू जेट ऑफ पार्टिकल्स आपको बताया था कि देखो इसका शॉर्टकट ये है कि मास हिटिंग पर सेकंड को चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द जेट से मल्टीप्लाई कर दो, और जेट में हमने मशीन गन से फायर्ड बुलेट का केस लिया था जिसमें मास हिटिंग पर सेकंड को हम mn लिखते थे। आज हम लिक्विड जेट की बात करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड जेट का मास हिटिंग पर सेकंड कैसे निकालें, देखिए इफ यू हैव मशीन गन फायरिंग, ये तो बता दिया था आपको। अब लिक्विड जेट का dm/dt कैसे निकालेंगे, आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे, चित्र में एक पाइप दिख रहा है आपको, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिख रहा है आपको, उससे वेलोसिटी ऑफ जेट बाहर आ रहा है v दिख रहा है आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। 10th क्लास पास हो, कॉन्फिडेंस नहीं, कोई बात नहीं। 10th क्लास में पढ़ाया गया है कि वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है वो होता है वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। क्या इसके बारे में कभी सुना है कोई चर्चा परिचर्चा, सवाल ही उठता नहीं। मेंसुरेशन कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग, अच्छा नहीं, हाँ याद आ गया। ऐसे समझिए 1 सेकंड में अगर v मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जेट निकल रहा है तो इसमें जो लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम बाहर निकलेगा उसकी लेंथ होगी v 1 सेकंड में। 1 सेकंड में v मीटर लंबा जेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर सोचिए पानी सॉलिड होता तो कितना बाहर निकलता बताइए, लेंथ v निकलता कि नहीं निकलता, अरे बोलो ना। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, तो बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी होती है सिलेंडर की। अब समझ में आ गया समझ में, मिटा दूं, चलो AV हो गया वॉल्यूम पर सेकंड, तो मास पर सेकंड हो गया कितना बता दो, रो AV डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम पर सेकंड मास पर सेकंड, याद रहेगा आप, भूलेंगे तो नहीं। वॉल्यूम पर सेकंड कितना होता है, मास पर सेकंड कितना होता है, वॉल्यूम पर सेकंड कितना होता है AV, मास पर सेकंड कितना होता है। पढ़िए क्वेश्चन, इतना ही सिखाना बस में। इफ अ लिक्विड ड्रॉप डेड आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक एट रेस्ट फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक, चलिए पहले तो फोर्स निकालना होगा, और फोर्स कैसे निकालना होगा बताइए, फोर्स निकालना होगा मास हिटिंग पर सेकंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी से। बताइए मास हिटिंग पर सेकंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितना है। याद रखिए ड्रॉप्स डेड का मतलब टकराने के बाद बिल्कुल वहीं गिर गया, कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। आपको किस डायरेक्शन से वेलोसिटी से मतलब है, उधर कंपोनेंट कितना है, ये सब आप दिमाग में सोचिए और यूज कीजिए मास हिटिंग पर सेकंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ जेट, सही है ना। इससे आपको फोर्स मिल जाएगा, और एक बात आपको फोर्स मिल जाएगा तो आप मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। पहले बताइए मास हिटिंग पर सेकंड कितना लिखेंगे। अरे जब वेलोसिटी का एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ है तो कॉस कंपोनेंट वर्टिकल की तरफ जाएगा ना, जिससे हमें मतलब, हमें किससे मतलब है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है और फोर्स भी हॉरिजॉन्टल ही लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी के कितना करेंगे, टकराया इससे है लेकिन ड्रॉप डेड कर गया वहीं पे, तो यही रह जाएगा फिर। टकराने के बाद तो जीरो हो गया ना, ड्रॉप डेड मतलब जीरो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, चेंज इन वेलोसिटी v sin थीटा ही रह जाएगा, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड वाइज। फोर्स का डायरेक्शन तुम जान ही रहे ना राइट की तरफ, तो हम वेक्टर इक्वेशन क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब हमारा आंसर आ गया, एक्सेलरेशन निकाल के इसको मास, फोर्स निकाल के मास से डिवाइड कर दो, तो रो a v स्क्वायर sin थीटा बाई m हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, फिर से बोलो, रो a v स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं, और वो है ये बेंट पाइप के थ्रू, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, टेढ़ा, ठीक है। हालांकि पाइप यूनिफॉर्म है क्रॉस सेक्शन का, लेकिन बीच से बेंट है, उसके थ्रू एक लिक्विड जा रहा है और जाके बीच में बेंट के पास वो मुड़ गया, स्पीड थ्रू आउट v है, तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है टू होल्ड द पाइप एट रेस्ट। आइए पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि आप डायरेक्ट डायरेक्शन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए लिक्विड चला इधर v से, इधर भी जा रहा है v से, कोई बात नहीं। हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि फोर्स हमारा एंगल बाइसेक्टर की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा मैं आपको 2 प्रमाण बताता हूँ उसके, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रमाण ये है कि आपका जो फोर्स होगा, है ना, दैट विल बी obviously proportional to acceleration generated to the jet, and acceleration generated is final velocity vector minus initial velocity vector का डायरेक्शन। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि वेलोसिटी देखिए दोनों समय स्पीड तो सेम है। अब देखिए मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर की तरफ एंगल थीटा है, ये दोनों थीटा में मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, या थीटा बाई 2, कंसिडरिंग कि जो बेंड है उसका टोटल एंगल थीटा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इधर देखिए, इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट है आपका v cos थीटा, नहीं, और इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ कंसिडरिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आई हैव चोजन। मैंने इधर x लिया, इधर y लिया, कुछ समझ में आ रहा है। ये v sin थीटा है, हाँ या ना। इधर क्या है बताइए, v cos थीटा पॉजिटिव, और ये थीटा नहीं है, सारा का सारा थीटा बाई 2 है, और इधर नीचे हो जाएगा माइनस v sin थीटा बाई 2। अब बताइए कौन सी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कौन सी वेलोसिटी है, x वाली डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कि y वाली डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो x की तरफ ही फोर्स लगेगा फिर जेट के ऊपर, सही है।
तो अब आप बताइए जरा मेरे को, फोर्स ऑन जेट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा कि नहीं होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का साइन पूछ रहा हूँ आपसे। फाइनल वेलोसिटी वी कॉस थीटा आई, अरे बोलो ना, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी कॉस थीटा आई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आई कैप की तरफ है ना। अभी समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको फोर्स जो मिलेगा वो किधर मिलेगा? एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। बोले क्लियर है? हैं? तो आइए अब निकाल ही लेते हैं, बचा क्या निकालने के लिए? अब तो पूरा वेक्टर फॉर्म से निकाल लेते हैं। तो बताइए फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं? जेट पे। किस पे निकाल रहे हैं? जेट। इट इज मास हिटिंग पर सेकंड विच इज रो इनटू ए इनटू वी। यार कोई बोलेगा कुछ? यस और चेंज इन वेलोसिटी केवल एक्स की तरफ है। सो इज इट 2v cos थीटा बाई 2 इनटू आई कैप? सो दिस इज अ फोर्स 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा बाई 2 आई कैप। दिस इज द फोर्स ऑन जेट, करेक्ट? अगर आप फोर्स ऑन पाइप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जो फोर्स ऑन जेट अभी आपने प्लस आई की तरफ निकाला उसका नेगेटिव, हाँ या ना? यानी नेगेटिव आई की तरफ, और उसको रोकने के लिए जितना फोर्स लगा के आप पकड़ेंगे, एफ अप्लाइड टू होल्ड पाइप। अगर पाइप को होल्ड करने के लिए आपको फोर्स लगाना है तो जितना फोर्स पाइप पे लग रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के आप पकड़ेंगे ना। यानी आपका फोर्स फिर किसके बराबर आ जाएगा? राइट की तरफ आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? कहानी समझ में आ गई? आंसर सभी का क्या होगा बताइए? अब ये डायरेक्शन समझने का एक और भी रास्ता था, उसको भी समझ लीजिए, काम आएगा। मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि अगर कॉन्टैक्ट सरफेस फ्लैट नहीं हो, कर्व्ड हो, तो टेंजेंशियल प्लेन जो होगा वही कॉन्टैक्ट सरफेस का काम करेगा। क्या ये ब्लैक वाली लाइन यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है? तो फोर्स किधर लगना चाहिए? इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायरेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते थे। सर वो फोर्स इस तरफ लग रहा है ना? किस तरफ? ये नहीं, आई की तरफ लग रहा है ना फोर्स। इस तरफ है। पाइप वाला नहीं बोल किस पे बोल रहे हो? जेट पे बोल रहे हो कि पाइप पे बोल रहे हो? पाइप पे। पाइप पे नेगेटिव आई की तरफ लग रहा है। बताइए, अगर इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो मास हिटिंग पर सेकंड हो गया रो इनटू ए इनटू वी, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी बताइए? फाइनल वेलोसिटी है वी आई कैप और इनिशियल वेलोसिटी है माइनस वी आई कैप। बोलिए हाँ या ना? तो ये आंसर आ गया आपका, फोर्स ऑन जेट। इसमें कॉस नहीं लेना। क्रॉस कैसे लोगे? सारा हॉरिजॉन्टल ही है तो क्रॉस लेने की जरूरत है। ओह सही है। ये फोर्स ऑन जेट निकाला है, पाइप पे निकालेंगे तो इसका ठीक नेगेटिव आ जाएगा। अरे हाँ तो बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें वेक्टर एक्सप्रेशन ही निकालना है आपको। मतलब मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, बट अगर मैं ऑप्शन देता तो मैं आई और जे के टर्म्स में देता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस पे बना रहा हूँ इसको, इधर मैंने एक्स मान रखा है, मान लीजिए वाई मान रखा है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट? फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इक्वल टू वी इनटू आई कैप। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट? इट इज आई थिंक माइनस वी जे, करेक्ट, एज पर द प्रेजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड हेंस फोर्स ऑन जेट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज रो इनटू ए इनटू वी। यहाँ पे कोई वेक्टर मत लिखिएगा, ये मास हिटिंग पर सेकंड में वी का केवल मैग्नीट्यूड पुट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी बोलिए क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी की जगह लिखेंगे वी आई, इनिशियल की जगह लिखेंगे माइनस वी जे। बोलो हाँ या ना? सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? इज इट रो ए वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस जे? माइंडेड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन जेट। आई प्लस जे वाला जो डायरेक्शन है वो जेट पे है। अगर पाइप पे लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए? कोई कुछ बोल ही नहीं माइनस रहा। रो ए वी बिल्कुल, आई बाई माइनस रो ए वी स्क्वायर आई प्लस जे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उसका डायरेक्शन से इधर होगा, अब वो अब क्वाड्रेंट वाइज अगर देखेंगे साउथ वेस्ट। तो आपका जो जेट पे फोर्स होगा वो डायरेक्शन होगा इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन जेट। समझ में आ रही है बात? आई प्लस जे वेक्टर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और अगर आप पाइप पे देखेंगे तो डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पाइप। सर क्योंकि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टैक्ट इसमें जो हो जाएगा वो नेगेटिव वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी, ये वाली कॉन्टैक्ट हो जाएगी ऐसे। और कुछ जानना है? नहीं। सब कुछ समझ में आ गया? तो आइए इसके भी क्वेश्चन फोड़ते हैं बैठ के, ठीक है? क्लियर है? एफ जे की डायरेक्शन समझ में आई सबको? एक सेकंड, अभी कुछ नहीं बोलेगा कोई। चलो एक काम करो, करते हैं ना, इसको थोड़ा अलग तरह से करते हैं। ये है एक्स और वाई। मेरे को ये जो लग कह रहा है व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड एट द पाइप टू कीप इट फिक्स्ड। पाइप पे हम कितना फोर्स लगा के पकड़ेंगे कि पाइप हिले नहीं। इसका मुझे वेक्टर एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ आई प्लस जे में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया आपका? करके दिखाओ V1 दोनों। आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए आई प्लस जे के, और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ये फॉलो करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए करके दिखाओ। चलो भैया देखो आंसर देखो। पहला का उत्तर है, देखो फोर्स ऑन पाइप उधर ही से लगाना पड़ेगा जिधर फोर्स ऑन जेट होगा। ये बताया था अभी। फोर्स ऑन जेट का उल्टा होता है फोर्स ऑन पाइप, और अप्लाइड फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑन पाइप का उल्टा होता है। यानी अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू होगी वो जिधर जेट के ऊपर फोर्स लग रहा है उधर ही होगी। बोलो हाँ या ना? और ये होगा रो ए वी इंटू, ठीक है, वी स्क्वायर ही कह लो। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा माइनस वी जे, तो माइनस जे आएगा,
और इनिशियल आएगा माइनस आई, माइनस आई आ रहा है, ठीक है सर। और दूसरा वाला आ रहा है माइनस 2i रो ए बी माइनस 2 वही या माइनस 2i, यस सर। रो ए वी स्क्वायर 2i नेगेटिव, ये फोर्स आएगा सेकंड वाला। आ गया? यस जेट ऑफ वाटर विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जल्दी बताइए। स्ट्राइकिंग अ वॉल एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, फोर्स कितना लगेगा वॉल पे? फर्स्ट ऑप्शन इलास्टिकली रिबाउंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2ab square अगला क्वेश्चन, अ गार्डनर वाटर्स प्लांट बाय द पाइप ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ 20 cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी मीटर क्यूब होती है सही में? ओ माय गॉड, दिस इज द प्रॉब्लम विद द नहीं गाय। 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई 10th पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सर 9 मीटर आइए सिखाऊं, 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द माइनस 6 मीटर क्यूब। ये सब पता होना चाहिए बच्चों, ये सब इग्नोर करके नहीं चल सकते। लाख फिजिक्स पढ़ा दी जाए, लास्ट में यही काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, ठीक है, और वो 10th पास बंदा ही कर सकता है। चलिए आइए, गार्डनर वाटर कर रहा है प्लांट को, वाटर बाहर निकल रहा है एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गार्डनर के हाथ पे रिएक्शनरी फोर्स कितना लगेगा, करके दिखाइए, बढ़िया सवाल है ये। डेंसिटी ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो, और अगर सीजीएस की बात करें तो होती है 1 ग्राम पर सीसी। ये सब इन्फॉर्मेशन कभी आप भूले नहीं, इनको दिया नहीं रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी। आइए, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। सुनिए पूरी बात सुनिए पहले, क्योंकि बिना उसके आपका काम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, पहले हम फोर्स ही लिखते हैं, तो भाई सीधी बात है, मास हिटिंग पर सेकंड जो हो जाएगा रो ए वी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वी, तो रो ए वी से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि हमें ए वी दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? ए वी। ए वी कितना दे रहा है बताइए? ए वी दे रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 10 टू पावर माइनस 6। इज इट क्लियर? ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो हम वेलोसिटी को रिप्लेस कर देते हैं ना। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? रो ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और v की जगह क्या लिखेंगे बताइए? 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई a, और इसका होल स्क्वायर। बोले सही है? देखिए, कैलकुलेशन को खींच के हमेशा लास्ट में ले जाइए, उससे आप सुखी रहेंगे। समझ रहे हैं बात? तो नीचे में a स्क्वायर आएगा, a कट जाएगा, तो आपके पास नीचे में एक a बचेगा, ऊपर में आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 400 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कहिए हाँ। अरे बोलिए हाँ। अब एरिया की वैल्यू आप डालेंगे, रो की वैल्यू डालेंगे। बताइए रो की वैल्यू कितनी डालेंगे? रो की वैल्यू डालेंगे 1000। बोलिए हाँ या नहीं? तो यहाँ लिख देंगे 10 टू पावर 3, सीधा। बोलिए सही है? क्योंकि हम ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर चाहिए न्यूटन में। और नीचे में हम डालेंगे पाई इंटू ए स्क्वायर। रेडियस कितना है? डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगा 0.5। 0.5 का मतलब आधा, लेकिन आधा सेंटीमीटर, तो 10 की पावर माइनस 4 भी लगेगा। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बेटा 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बोलिए समझ में आ रहा है? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए 4 चौके 16 चला जाएगा ऊपर, नीचे में हो जाएगा पाई। अरे हाँ तो बोलो, 16 बटा पाई हो गया, और बाकी 10 का पावर हो गया। बताओ 10 का पावर कितना हो गया? -4 और 3 प्लस, ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। 12 में से 7 गया, यहाँ बच जाएगा 10 की पावर -5। सही है? 2 0 यहाँ भी है, ये भी तो होगा ना जी। 7 2 9 -3 बचेगा, -3 बचेगा। सो इट इज 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू पावर -3। मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 2 मिनट। क्वेश्चन कहता है, ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by jet releasing water at the rate of 1 kg per second, speed of 5 meter per second. The initial acceleration of the block will be, assume that the water comes to rest, यानी drops dead वाला केस है, करके बताइए हम। सर इसने AV अरे ये जो 1 kg पर सेकंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिस इज रो AV, ओके अच्छा और 5 से हिट कर रहा है, तो ये तुम्हारा V हो गया। 25 ही है सही है? और ड्रॉप डेड कर रहा है, तो इसका मतलब रो AV स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू हो गई रो AV स्क्वायर, मास हो गया 2 kg ब्लॉक का, तो फोर्स बाई मास कर दीजिए तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सही है? तो रो ए वी की जगह लिख दीजिए 1, वेलोसिटी की जगह लिख दीजिए 5। रो ए वी इंटू वी ही लिखते हैं ना आप, तब चेंज इन वेलोसिटी वी है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 2.5 आंसर हो जाएगा। बोलिए सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया सबका? निकल गया 2.5। ये प्रॉब्लम्स फ्रॉम इंपल्सिव फोर्स दिए हुए हैं सब्जेक्टिव में, ये पूरा आपको करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 से शुरू करना है। कहाँ तक करना है? पूरा कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 तक। बोलिए समझ में आया? अब इसमें 1-2 जगह आपको तकलीफ होगी। कहाँ तकलीफ होगी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कहीं लिखा होगा इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा होगा बताइए? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, इसका मोटा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये टकराएगा यू से तो ये निकलेगा ई यू से,
ई इज अ नंबर लेस देन 1। ई एक नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में हो सकता है, समझ गए? ई यू से निकलेगा, मतलब वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई, समझ गए? तो हाँ ई यूज़ कर लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब ई यूज़ कर लीजिएगा। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए गए, ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। होमवर्क लिख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 से लेकर 16 तक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 से लेकर 16 तक लिख लिया। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए एक बार, ये मोर वेक्टर का क्वेश्चन है ज़्यादातर, हालांकि लॉज ऑफ मोशन में आया हुआ है। 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी शोन दिया हुआ है यहाँ पे, कहता है कम से कम एडिशनल फोर्स कितना लेंगे कि आपका रिजल्टेंट केवल वाई एक्सिस की तरफ हो। अब आप सोचिए, अगर कोई वेक्टर केवल वाई एक्सिस की तरफ हो तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। तो अब आप देखिए इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना बनता है बताइए? 1 cos 60 बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? तो 1 cos 60 का मतलब हो गया हाफ, डायरेक्ट लिख दूं हाफ। उसके बाद इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना बनता है बताइए? ये 4 sin 30 बनता है, ठीक है? पूरा लिखो, चलिए पूरा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये लिख दिया मैंने पहले वाले को 1 cos 60 नहीं, और दूसरे वाले को मैंने लिख दिया 4 sin 30। बोलो हाँ या ना? तीसरे वाले फोर्स का अगेन ये देखिए 60 डिग्री एंगल है, तो इसका फिर से हो जाएगा 2 cos 60। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। सर 60 डिग्री दिया हुआ है क्या? हाँ दे रखा है। अरे तुम कर सकते हो उसको यार, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ना, हाँ यस सर। सही है? 2 cos 60 और एक फोर्स आप और डाल रहे हैं, तो अगर आपको एक्स कंपोनेंट 0 करना है तो आपको एक्स में ही कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, वाई से आपको मतलब ही नहीं है, वाई कुछ भी आ जाए, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए आपको एक्स फोर्स और जोड़ना पड़े कि रिजल्टेंट कितना आ जाए? 0 आ जाए। अब इससे एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका मिनिमम फोर्स होगा, आपको वाई की तरफ अपना मगज लगाना ही नहीं है, समझ गए? तो 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 हो गया 3 cos 60, 3 cos 60 का मतलब हो गया 3/2, 4 sin 30 का मतलब हो गया 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हाफ न्यूटन हो जाएगी। बोलिए समझ में आ गया? सैंड को गिरा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पे, m kg/s से गिरा रहे हैं, बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करनी है, आपको बताना है कि उसका फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mv, सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा है, इंपल्स है t = 2 सेकंड, साफ दिख रहा है t = 2 सेकंड पे इंपल्स लग रहा है। कैसे पता चल रहा है इंपल्स लग रहा है? क्योंकि बहुत शॉर्ट क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इससे पहले वेलोसिटी अलग है, इसके बाद वेलोसिटी अलग है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंपल्स निकलिए, देखिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए इस स्लोप से हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा हमारा? स्लोप कितना है बताइए? 4/2, 2 आ जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी चिल्ला कह रहा है 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? ऑब्वियसली 2 आ गई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। इसको m डेल्टा v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास का वैल्यू दिया हुआ 0.1, तो अब तो कुछ बचा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। टाइम हो गया। देखिए सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास समझिए, अब हम लोग सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास की बात करेंगे और इसके थ्रू रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह की बात करेंगे। ऐसा नहीं हमने सिस्टम वेरिएबल मास के बारे में अभी तक बात नहीं की है, हमने v × dm/dt वाला फॉर्मूला यूज़ किया है काफ़ी सारे क्वेश्चन में, याद करिए। यहाँ भी मास वेरी कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल केस था जहाँ केवल मास वेरी कर रहा था। अब हमें चाहिए मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, तो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास को ध्यान से समझते हैं। क्लियर? इधर देखो, सबसे पहले ये एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी मतलब मेन बॉडी, इसका मास कितना है? m, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसका मोमेंटम कितना है? ऑब्वियसली mv। अगर सिस्टम का मास वेरिएबल है तो इसका मतलब उसमें मास अटैच हो रहा है, बाहर से आके चिपक रहा है, या फिर मास डिटैच हो रहा है या ना? यानी मास हट रहा है। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम अटैचमेंट लेके डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम पॉजिटिव लेके डेराइव कर रहे हैं ना, तो हम dm/dt को पॉजिटिव लेके कर रहे हैं। dm/dt का पॉजिटिव लेना मतलब क्या हुआ? मास का बढ़ना हुआ। dm/dt का पॉजिटिव लेना मतलब क्या हुआ? मास का बढ़ना, dm/dt का नेगेटिव होना मतलब क्या हुआ? मास का घटना। तो हम पॉजिटिव लेके डेराइव कर रहे हैं, तो ये वो एडिशनल बोगी है जो आ रहा है और इस पेरेंट मास के अंदर जाके ये चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये चिपकने के पहले बिफोर अटैचमेंट की पिक्चर बनाई गई है और ये चिपकने के बाद की बनाई गई है। बोगी का मास कितना है? dm है। बोगी की वेलोसिटी कितनी है? u है। बॉडी का मास m है, बॉडी की वेलोसिटी v है। बोलिए समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? फाइनली मास कितना हो जाएगा? m + dm हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v + dv मान लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बढ़ क्यों जाएगा, घट क्यों जाएगा? अरे कुछ भी आ जाए, वो क्वेश्चन के थ्रू हमें साइन पता चल जाएगा, ठीक। जब डराइव करते हैं तब हम लोग यही मान के चलते हैं कि v से बढ़ के इसकी वेलोसिटी v + dv हो गई। अगर नेगेटिव आना है तो माइनस नेगेटिव में आ जाएगा dv का आंसर, ठीक है। उसके लिए बॉदर नहीं करना। नाउ व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? टेल मी, इज इट m + dm × v + dv? अरे हाँ या ना? व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? एक तो इसका हो गया mv और एक बोगी का हो गया dmu। बोलिए हाँ या ना? उसके बाद ये जो फाइनल मोमेंटम आपने लिखा है इसका ब्रैकेट आप खोल दीजिए। देखिए ब्रैकेट खोला है हमने। एक टर्म आएगा mv, एक टर्म आएगा dmv, एक टर्म आएगा mdv, एक टर्म आएगा dmdv। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ये चारों टर्म आपको यहाँ दिख रहे हैं। जब जहाँ पे डबल बार dm और d आ गया है, मतलब दो स्मॉल टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जब d वाले दो टर्म एक साथ मल्टीप्लिकेशन में नेगलेक्ट कर दिए बिकॉज इट बिकम्स वेरी स्मॉल, राइट। तो ये वाला टर्म हमने नेगलेक्ट कर दिया। जो बचा हुआ टर्म है वो आपको दिख रहा है। उन दोनों टर्म्स में से
दोनों तरफ हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, कहिए dt से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें dm वाले को अलग कर देंगे और dv वाले को अलग कर देंगे, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। मेरा अनुरोध है कि पहले यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन आप देख लें, ठीक है, इसको पचा लें, फिर इसका उपयोग बताऊँगा कैसे किया जाता है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है dp का, उसको जब हम dt से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा dp/dt, एक टर्म मिलेगा mdv/dt, एक टर्म मिलेगा u - v और एक टर्म साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन में dm/dt। अब एक एक करके हम इनका नामांकन करते हैं, ठीक है। dp/dt का मतलब एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये हमें न्यूटन कह रहे हैं, बोलिए हाँ या ना, तो इसको तो हम और कुछ लिख नहीं सकते, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, बोलिए हाँ या ना। m का मतलब तो इंस्टेंटेनियस मास हो गई, याद रखिए कौन सा मास है, क्योंकि मास लगातार बदल रहा है, तो ये किस तरह का मास है, इंस्टेंटेनियस मास है। dv/dt का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैं इसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने पूरा इक्वेशन वेक्टर में ड्राइव किया, वैसे आप लोगों ने स्केलर में किया, मैंने वेक्टर में किया, ठीक है। u - v क्या है, प्लीज फोकस हियर, प्लीज फोकस एवरीबॉडी। u - v क्या है, आइए चित्र पे आते हैं। चेंज इन वेलोसिटी। नहीं यार, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द अटैच्ड मास विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट मास बिफोर अटैचमेंट, हाँ है ना। इट इज द वेलोसिटी ऑफ अटैच्ड मास विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट मास, है ना, एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट। ये तो लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अटैच्ड और डिटैच्ड बॉडी dm विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट मास एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट और डिटैचमेंट। क्लियर, इसको हमने लिख दिया u रिलेटिव, और dm/dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसको हमने लिख दिया r। फॉर्मूला हमारे सामने बन के क्या खड़ा है बताइए, m इंस्टेंटेनियस हमें फाइनल फॉर्मूला बन के खड़ा है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना बताइए, m इंटू a इंस्टेंटेनियस मास इंटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन माइनस u रिलेटिव इंटू r। ये फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखिए सब लोग पहले। अब देखिए, एक्सटर्नल फोर्स से परिचय कराने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी एजेंट द्वारा लगाया जाएगा। m इंटू a से भी परिचय कराने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक टर्म यहाँ नया आया है, इस जो टर्म को आप देख रहे हैं जिसको u रिलेटिव इंटू r लिखते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। रुक जाओ भाई, सुन तो लो पहले। थ्रस्ट बोला जाता है अटैच्ड या डिटैच्ड मास पेरेंट बॉडी पे जो फोर्स लगाता है एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तुमको एक स्पेसशिप से कूदना है, या जेट प्लेन से कूदना है, या बलून, हॉट एयर बलून से कूदना है, तो जब आप कूदेंगे तो उसको पीछे की तरफ धक्का देंगे ना। अरे नाव से कूदना है, बोट से, वो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है ना, तो वो जो थ्रस्ट आप देते हैं वो थ्रस्ट वही है, आप समझ रहे हैं। सो इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय पेरेंट बॉडी ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू द अटैच्ड और डिटैच्ड मास। अब आप इन एक बार इन सबको अच्छे से पहचानिए, फिर से सुनिए, बताइए m का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द सिस्टम। a का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। u रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अटैच्ड और डिटैच्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट बॉडी एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अगर मान लीजिए आपका पेरेंट बॉडी से बोगी डिटैच हुआ और सिंपली ड्रॉप कर दिया गया, तो आपका u रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे आप जा रही हैं, आपकी बहन जा रही है, दोनों हॉट एयर बैलून पे बैठे हुए हैं, आपने अपनी बहन को धीरे से नीचे गिरा दिया, मतलब गिरा दिया, लिटरली धक्का वक्का नहीं दिया, गिरा दिया, तो ड्रॉप्ड हो गई, तो उसका u रिलेटिव क्या हो जाएगा, डिटैच्ड बोगी का जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कन्वेयर बेल्ट चल रहा है कोयले के खदान में, और कोल डस्ट गिर रहा है, बहुत धीरे धीरे कोल डस्ट गिर रहा है, उसमें चिपक जा रहा है मैग्नेटिक बेल्ट में, मैग्नेटिक बेल्ट होता है वो, ठीक है। फेरस ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं और कोयला जो है वो गिर जाता है, ठीक है, मतलब खनिज का ये करते हैं हम लोग, सेपरेशन करते हैं, है ना, मैग्नेटिकली, तो उसमें चिपकता जा रहा है और बहुत धीरे गिर रहा है, तो उसको भी आप u रिलेटिव कितना मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? या मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट x में मूव कर रहा है लेकिन आपका पार्टिकल y में गिर रहा है, तो भी तो x डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया ना, क्योंकि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुआ कि नहीं हुआ? गलत है, नहीं हुआ। कन्वेयर बेल्ट अगर जा रहा है बेटा, जो मैं बोलूंगा ना उस पर ऐसी हाँ में हाँ मत मिलाते जाओ। अब बताओ, ये कन्वेयर बेल्ट है, इसकी वेलोसिटी v है और इस पर तुम डस्ट को ड्रॉप कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कैसे हुआ बेटा? अरे डस्ट पार्टिकल की यानी बोगी की वेलोसिटी जीरो है, u जीरो हुआ लेकिन v तो आएगा नेगेटिव में, u माइनस जीरो माइनस v हुआ ना आंसर u रिलेटिव का। अरे समझ रहे हो मेरी बात? u तो जीरो हो गया ना, u जीरो हो गया लेकिन हमें u रिलेटिव चाहिए ना। हाँ, हॉट एयर बैलून वाले केस में जीरो क्यों था ये समझो। हाँ बिल्कुल, जब आप गिरा रहे होंगे तो इनकी बहन की स्पीड जो होगी वो भी u होगी, गैस बैलून के बराबर। तो पेरेंट बॉडी और डिटैच्ड बॉडी दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, गिरा दिया बहन को, इसने ड्रॉप कर दिया। समझ में आया? हाँ, तो u रिलेटिव बहुत ढंग से निकालना है, u रिलेटिव की जरूरत पड़ेगी आपको, और इस u रिलेटिव के साथ जो आपने r मल्टीप्लाई करा तो आपको मिलेगा थ्रस्ट। क्या मिलेगा? r का साइन क्या होगा, अगर मास ऐड होगा तो पॉजिटिव, अगर मास डिटैच होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। dm/dt होता है उसका मतलब। थ्रस्ट इज द फोर्स गिवन बाय अटैच्ड और डिटैच्ड मास ऑन द पेरेंट मास, बता दिया आपको। तो फाइनल फॉर्मूला आपका इस रूप में आ रहा है, F एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस F थ्रस्ट, या आप ऐसे कह ले एक्सटर्नल फोर्स और थ्रस्ट का जोड़ ma के बराबर होगा। जिस रूप में आपको आंसर याद हो सके आप याद कर लीजिए। ये मेरा बेस्ट फॉर्म है
क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने थ्रस्ट को इंक्लूड किया है सिस्टम में वेरिएबल मास। समझ गए? याद रखिएगा एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है बताइए, dp/dt है। क्या मतलब है? थ्रस्ट का मतलब क्या है? u रिलेटिव इनटू r है। बोलिए हाँ या ना? और ma का मतलब तो ma होता ही है। और सब कुछ इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, ये लाल वाले दो भी लास्ट वाले आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम में हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। अब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का। एक कन्वेयर बेल्ट होती है, मूव कर रही है स्पीड v से, मैग्नेटिक डस्ट उसके ऊपर गिर रहा है म्यू kg पर सेकंड से, स्टिक कर रहा है, चिपक जा रहा है साथ में। फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ वी आर कंसर्न्ड ओनली इन x डायरेक्शन, वी आर कंसर्न्ड ओनली इन X डायरेक्शन। x डायरेक्शन में ही कंसर्न रखिए अपना सारा का सारा, क्योंकि वेलोसिटी जो बेल्ट की है वो x डायरेक्शन में है। तो जो भी फोर्स उसको वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए लगाना पड़ेगा वो x डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अरे बोलो। अब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा? एक्सटर्नल फोर्स प्लस तुम्हारा थ्रस्ट होगा, यही तुमने रटा होगा, हाँ या ना, इक्वल टू इंस्टेंटेनियस मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब ये बताइए इस प्रॉब्लम में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। उसको वेलोसिटी तो कांस्टेंट मेंटेन करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बताइए? 0 हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलोगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये टर्म से मुक्ति मिल गई हमें। अब आइए हम थ्रस्ट की वैल्यू लिखेंगे। थ्रस्ट का फॉर्मूला होता था u रिलेटिव इनटू r। बोलिए हाँ या ना? u रिलेटिव इनटू r। और इसमें एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना ही है, तो इसी से आपका काम हो जाएगा। अरे सही है, इक्वल टू यहाँ 0 आ चुका है। अब बताइए u रिलेटिव कितना है? तो u रिलेटिव किसका था? जो अटैच हो रहा है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी कौन है यहाँ पे? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है? v वेक्टर है। जिसको गिरा रहे हैं उसको x डायरेक्शन में, तो उसके पास वेलोसिटी है नहीं। अरे बोलो भाई, तो 0 माइनस v हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ r प्लस में होगा कि माइनस में होगा? म्यू kg पर सेकंड तो साफ साफ दिख रहा है, ऐड हो रहा है ना मास, चिपक रहा है ना मास, तो म्यू आएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ 0 आया हुआ, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से निकाल लीजिए। बताइए आंसर क्या है? माइनस v FXNL by म्यू वी है। सही है, बोलिए समझ में आ गया? चलिए रॉकेट प्रोपल्शन शुरू करते हैं, जो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास वाले पूरे जो है आर्टिकल है उसी पे बेस्ड है। तो एक रॉकेट है, रॉकेट का इनिशियल मास दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? m0 दिया हुआ है, यानी t इक्वल टू 0 में। r है रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास, उसमें से गैस बाहर निकलती है। पहले मैकेनिज्म समझिए कि रॉकेट कैसे टेक ऑफ करता है और कैसे प्रोपेल होता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारा फ्यूल होता है जिसको प्रोपेलेंट कहते हैं। ठीक, इस प्रोपेलेंट को जलाते हैं जिससे गैस पैदा होती है, और इस गैस को हाई स्पीड, ठीक है, ये गैस हाई स्पीड में इजेक्ट करता है नीचे की तरफ। तो गैस का मोमेंटम अगर नीचे की तरफ बनता है तो थर्ड लॉ से रॉकेट का मोमेंटम किधर बनना चाहिए? ऊपर की तरफ बनना चाहिए। अभी क्या है, जो थ्रस्ट होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू mg। जो मेन रॉकेट बता रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली जो रॉकेट्स होते हैं उसमें थ्रस्ट की वैल्यू mg से बहुत ज़्यादा होती है, तो टेक ऑफ करता है, ऊपर जाता है। तो इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एंड थर्ड लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ तक समझ में आ गया? t इक्वल टू 0 पे आप रॉकेट का मास मान लीजिए m0, t इक्वल और r इक्वल टू मान लीजिए आप रेट ऑफ इजेक्शन, मतलब जितना kg पर सेकंड फ्यूल जलाया जा रहा है या जितना kg पर सेकंड के रेट से गैस बाहर आ रहा है। u है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। याद रखिए u रिलेटिव है। ठीक, डिटैच्ड मास की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट मास। सही है। वर्किंग प्रिंसिपल दे रहा है, सिस्टम ऑफ गैस प्लस रॉकेट हैज़ कांस्टेंट मोमेंटम एंड फोर्स सप्लाइड। कांस्टेंट मोमेंटम क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने mg को इग्नोर कराया पहले। ठीक है, तो जो mg होता है दैट इज बीइंग इग्नोर्ड, बीइंग वेरी स्मॉल कंपेयर टू थ्रस्ट। ठीक, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा गैस और रॉकेट के सिस्टम का मिला के, बिकॉज दोनों फोर्स जो एक दूसरे को देंगे बराबर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। फोर्स अप्लाइड बाय रॉकेट ऑन द गैस एंड गैस ऑन द रॉकेट आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो याद रखिए प्रैक्टिकल रॉकेट्स में mg को इक्वेशन लिखते समय mg को इग्नोर करते हैं। एयरप्लेन भी इसी वर्किंग पे चलता है। हैं? अरे नहीं, एरोप्लेन कतई इस पर नहीं चलता। एरोप्लेन अलग होता है और एरोप्लेन के फ्लाइंग का मैकेनिज्म भी अलग होता है। ठीक है, तो सर वो कैसे होता है? बर्नौली थ्योरम पे फ्लूइड्स में आता है वो इस पर रिलेटेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स का ये फॉर्मूला दिया था आपको इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास दिया था। अब आइए इस पर बात करते हैं क्या क्या हमें पता है, क्या क्या हमें निकालना है। सबसे पहले थ्रस्ट निकालते हैं। थ्रस्ट को कितना लिख सकते हैं? r इंटू यू रिलेटिव। सही है, r नेगेटिव है क्योंकि मास कम होता जा रहा है।
सही है। यू रिलेटिव नीचे की तरफ है माइनस यू जे, तो दोनों में माइनस क्यों लगाया समझ में आ रहा है आपको? आपने वेक्टर इक्वेशन लिखा है इसलिए मैं साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहा हूँ। आर नेगेटिव है क्योंकि मास कम हो रहा है, और यू नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। तो थ्रस्ट की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? प्लस यू आर जी, यानी थ्रस्ट किधर मिल रहा है? ऊपर की तरफ मिल रहा है। थ्रस्ट किधर मिल रहा है? ठीक है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स की जगह कितना पुट करेंगे? एम जी। डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड्स, माइनस जे। एम ए हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और माइनस थ्रस्ट था यहाँ पे, आया ना? आपने इधर याद किया रख के इसको एलएचएस में, अगर आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सारे टर्म समझ में आ गए? यहाँ तक समझ में आएंगे तो ये बोलना कि समझ में आ गए। आगे समझ में? अब देखिए आप, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इससे? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? यू आर को इधर लाइए, यू आर माइनस एम जी बाई एम, सही है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यू आर बाई एम माइनस जी इंटू जे। अभी हम एम जी को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? एक बार रिकैप कर दें। जो फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है वो है Thrust is equal to mg. तो अगर हम डायरेक्ट इससे जाते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाता। सही है। थ्रस्ट की जगह क्या लिखेंगे? माइनस आर J. एक लाइन में काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए एक्सेलरेशन इतना आ गया, यू आर बाई एम माइनस जी, सही है। लेकिन यहाँ जो एम है कौन सा मास है? ये इंस्टेंटेनियस मास है, टी इक्वल टू टी का मास है। इसको हम इनिशियल मास के रूप में इतना लिख सकते हैं क्या? एम को कैसे? इनिशियल मास एम नॉट है, एक सेकंड में आर के जी बाहर निकल रहा है, तो टी सेकंड में कितना बाहर निकल जाएगा? RT. आर टी, सही है। एम की जगह एम नॉट माइनस आर टी डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अगर वेक्टर्स नेगलेक्ट करें तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं इतना, और अगर जी को नेगलेक्ट किया जाए तो एक्सेलरेशन केवल इतना हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? ज़्यादातर क्वेश्चन में जी को नेगलेक्ट करते हैं लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए एक्सेलरेशन किस तरह की एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, किस तरह की एक्सेलरेशन? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, चाहे आप जी को लें चाहे आप जी को ना लें, या एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि मास ऑफ द सिस्टम घटता जा रहा है और थ्रस्ट आपका यू आर फिक्स्ड है, तो फोर्स बराबर लग रहा है, मास घटता जा रहा है, तो क्या करता जाएगा? वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन और बढ़ाता जाएगा। अब देखिए इसी को ए को आप क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब हम जी को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम वी का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। डी वी को लिख सकते हैं यू आर डी टी एम नॉट माइनस आर टी, सही है। यू आर बाहर निकाल लिया, डी टी बाई एम नॉट माइनस आर टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग एम नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाई माइनस आर, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ठीक है। माइनस आर से डिवाइड आ गया। उसके बाद इसमें लिमिट डालेंगे। लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जब टी डालेंगे तो लॉग एम नॉट माइनस आर टी आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? और जब जीरो डालेंगे तो आएगा खाली लॉग एम नॉट आएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं? लॉग ए बाई बी, Log A upon. ठीक है। यहाँ पे बाहर में आर आर कट गया, है ना। ये माइनस अंदर जाएगा तो लॉग ए बाई बी पलट जाएगा, बन जाएगा लॉग बी बाई ए। लॉग बेस ई है, इसको लॉग बेस 10 में लिखना है तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक। ये आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है किसी भी टाइम टी पे, ठीक। या तो इसको बार बार ड्राइव कीजिए या फिर इसको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये मैंने एक ग्राफ समझाने की कोशिश की है, एकदम प्रैक्टिकल रॉकेट का। अगर ग्राफ देखा जाए तो देखिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या करेगा बताइए? इंक्रीज करेगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लॉन्च वेलोसिटी, लॉन्च दिखा रहेगा मतलब फायर किया गया ज़मीन से, जीरो है। देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। अगर फ्यूल खत्म हो जाता है उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं बर्न्ट ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं? बर्न्ट ऑफ वेलोसिटी। ये आगे लिखा रहेगा, ठीक है। बर्न्ट ऑफ वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि वहीं तक उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं तक क्या मिलेगा? उसके बाद क्या होगा? लेकिन वेलोसिटी तो अचानक जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम लगेगा। अब अगर वो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज में है तो उस पर mg लगेगा। मैंने कर्व क्यों बनाया है? इसलिए बनाया क्योंकि मैं कह के चल रहा हूँ कि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो mg अगर लगेगा भी तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा, मतलब उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि अगर मान लीजिए वो ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज में है, ठीक है, उसको उठाओ जरा, ठीक। ऐसे ही एक इंडिकेटिव ग्राफ है कि मतलब अगर रॉकेट फायर होता है उसका फ्यूल बीच में खत्म हो जाता है बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन,
अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसके बाद का समझ नहीं आया। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से समझा रहा हूँ, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर वो बाहर चला जाए, सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर वो अंदर में हो और उसका फ्यूल खत्म हो जाए तो उसको वापस पृथ्वी खींचेगी ना, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है तो जी को बिल्कुल हम स्थिर नहीं ले सकते वहाँ पे। अब समझिए, इस पॉइंट पे फ्यूल खत्म हुआ तो इस पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन तो मिलना बंद हो गया, इसके बाद आप जी के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, इसलिए आपका वीटी ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये वो पॉइंट होगी जहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए पॉजिटिव है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ जाके वेलोसिटी क्या हुई है आपकी, जीरो। उसके बाद आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होने लगेगी ड्यू टू जी। ये वो पॉइंट है जहाँ आप ज़मीन को जाके हिट करेंगे, और यहाँ आपकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, वीजी होगी, ठीक है। अब अगर आप जहाँ से चले हैं और ज़मीन पे वापस गिर जाएंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इससे हम जो चाहे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट होगा और इसके पीछे वाला जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ठीक है। हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, एक आधा मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही एक समझाने के लिए बताया कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए उसका फील्ड खत्म हो जाएगा तो उसका वीटी ग्राफ किस तरह का होगा। क्वेश्चन पढ़िए, रॉकेट हैविंग इनिशियल मास ऑफ 2000 kg इज इजेक्टिंग गैसेज अप टू विथ ए स्पीड ऑफ 100 kg per second, the exhaust velocity of 4 km per second. So this is your relative velocity, correct? VB है। नहीं, रिलेटिव यू रिलेटिव हुआ ना ये, ठीक। ये तुम्हारा आर हो गया, हाँ या ना, यस। ये हो गया एम नॉट। समझ में आ रही है बात? फाइंड द थ्रस्ट। आइए एक एक करके निकालते हैं। पहले थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है बताइए, अभी क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपका थ्रस्ट का कैलकुलेट करने के लिए? Thrust is equal to ma minus f। we are यू आर, सिंपल यू आर पढ़ाया था, कितना हो गया यू हो गया 4 किलोमीटर पर सेकंड, हाँ या ना। आर कितना हो गया बताइए, 100 kg पर सेकंड, तो कितना आ गया ये 4 × 10⁵ मीटर। बोलिए समझ में आ रहा है? ये देखिए थ्रस्ट सही है, सही है, यहाँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बोलिए सही है। अब आइए दूसरे पार्ट पे, दूसरे पार्ट पे आइए। न्यूटन में दिया था, हैं? न्यूटन में। हाँ न्यूटन में, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट कर रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो t = 10 सेकंड पे। बताओ एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, अभी पढ़ा था पीछे। मान लो भूल गए तो क्या लिखोगे, लिखोगे F एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट इक्वल टू ma, सही है। और ये कह रहा है कि नेगलेक्ट करिए ग्रेविटी, तो एक्सटर्नल फोर्स तो नेगलेक्ट ही कर दिए फिर आप, तो F एक्सटर्नल खत्म हो गया। U/R। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, UR/m। U into R। लेकिन UR तो आपके पास है, लेकिन M हर समय सेम थोड़ी रहेगा, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m0 - RT हो जाएगी ना, इसमें डालेंगे। अब बताइए UR कितना निकाला आपने, UR आपने निकाला 4 × 10⁵, m0 है 2000, रेट ऑफ इजेक्शन है 100, कितने देर के बाद बोल रहा है 10, तो नीचे में 1000 आ गया, तो 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बोलिए समझ में आया, ठीक है। अब आइए वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड निकालना फिर से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, 2.3 इंटू यू लॉग m0/m0 - RT। बोलो सही है। तो ये 2.3 हो गया, u की वैल्यू 4000 हो गई, हाँ या ना। m0 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 2000, और m0 - RT की वैल्यू है 1000, तो ये बेसिकली log 2 हो गया। log 2 बेस 10 में 0.3 के आसपास होता है। ये दिया रहेगा अगर आपको कैलकुलेशन करने दिया जाएगा तो, दिया रहता है। log दिया रहेगा अगर उसकी ज़रूरत है। वैसे log 2 तो याद रखो कम से कम, तो log बेस 10 ऑफ 2 है, इसकी वैल्यू डाल देंगे तो 0.3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोले 3 पार्ट समझ में आ गया। कह रहा बर्नट ऑफ वेलोसिटी निकालो अगर 90% ऑफ इनिशियल मास फ्यूल है, तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला वही डालेंगे, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। 2.3 इंटू यू इंटू लॉग बेस 10, ऊपर में होता है इनिशियल मास। अब सोचो 90% अगर फ्यूल हो, ये सारा जल जाए तो मास बचेगा कितना, नीचे में बचा हुआ मास ही लिखते हो ना, इंस्टेंटेनियस मास मतलब बचा हुआ मास गैस के निकलने का, सही है। 10% बचेगा तो m0/10 लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा इसको log 10 लिख दो ना। log 10 आएगा कि नहीं आएगा, ये log 10 1 होता है, तो बेसिकली इसका आंसर 2.3 इंटू यू ही आएगा। यू का वैल्यू डाल दो 4000। अरे ये जो नीचे m0 - RT लिखते हो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस मास ही है ना। इंस्टेंटेनियस मास कौन सा मास होता है, जो मास बच गया गैस निकलने के बाद। तो अगर 90% फ्यूल जल गया तो बचेगा क्या, 10%। वही लिखा है। बोली समझ में आ गया। A firecracker rocket has initial mass of 200 gram, 90% of which is gunpowder, ejecting burnt mass with a speed of 200 meter per second with respect to rocket at the rate of 20 gram per second. मास निकालना 20 ग्राम पर सेकंड से। फाइंड थ्रस्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। इस बार mg को इग्नोर मत करिएगा, ध्यान से देखिए सोल्यूशन, चुप रहिए।
थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, यू इंटू आर होगी। ये बताइए सबका आ गया, यू आर इक्वल टू इतना हाँ आया ना। न्यूटन, yes, उसके बाद निकालेंगे हम लोग एम जी कितना होगा उस इंस्टेंट पे, कब निकालना है बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा मास निकल चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मास कब खत्म होगा, मतलब 10% मास बचेगा, तो उस समय मास बचा कितना है बताइए, 0.2। yes, तो एम हो गई 2 न्यूटन, हो गई कि नहीं हो गई। नेट फोर्स कितना हो गया, 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। कुछ याद नहीं करना है, ऐसे ही काम चलेगा। 4 न्यूटन में से कितना चला गया, थ्रस्ट ऊपर हुआ, एम नीचे हुआ, तो कितना नेट फोर्स बचा, 2 न्यूटन बचा। तो ये हो गया 2, और मास कितना है उस समय 20 ग्राम। तो 20 ग्राम का ये 10⁻³ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻²। सही है ना। अरे क्या प्रॉब्लम है, क्लियर है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एम की वैल्यू 0.02 होगी, सही है। ओ भाई देखो यहाँ पे एम की वैल्यू होगी 0.02, तो ये कितना आएगा 0.2 न्यूटन आएगा। अब कर लो इससे, तो 4 न्यूटन या तो यहीं डायरेक्ट रख के कर लो। 4 न्यूटन में से कितना चला गया, 0.2 न्यूटन चला गया। मास कितना बचा था 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ आ जाएगा आंसर 190। 0.02 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एम लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी ये होता है, सॉरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होता है, ये तो निकाल लिया हमने। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसमें डालेंगे 2.3, यू का वैल्यू 200 हो गया, एम नॉट की वैल्यू 20 इंटू 10⁻200 इंटू 10⁻³ और एम नॉट माइनस RT मतलब 10%, 20 इंटू 10⁻3, सही है। 460 मीटर पर सेकंड आ गया। अभी कैलकुलेशन में आप लोगों ने क्या किया है मुझे बताओ मत। सबसे पहले थ्रस्ट कितना होगा, थ्रस्ट जल्दी बताओ, यू आर, यू कितना है, 200, आर कितना है 20 ग्राम 20 ग्राम पर सेकंड मतलब 10⁻3, सही है। ये आ गया 4 न्यूटन, बोलो हाँ सही है। एट मैक्स एक्सेलरेशन, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तब आपका मास जो होगा वो कितना बचेगा, मिनिमम बचेगा, यानी 10% बचेगा ऑफ इनिशियल। बोलिए हाँ या ना। 10% ऑफ इनिशियल कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। बोलिए सही है, अरे बोलिए सही है, सही है। इधर देखो, अब बताओ नेट फोर्स कितना हुआ। नेट फोर्स निकालने के लिए थ्रस्ट माइनस एम करेंगे। यहाँ पे थ्रस्ट कितना है 4 न्यूटन, उस समय मास कितना बचा है 20 ग्राम यानी 0.02 kg। बोलो सही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा 4 माइनस 0.2 कितना आ गया ये 3.8 न्यूटन। बोलो सही है। एक्सेलरेशन निकाल लो, कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, 3.8 डिवाइडेड बाई उस समय का मास। अरे कोई कुछ तो बोलो, तो आ जाएगा 190 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या बच गया वेलोसिटी, कैसे निकलेगा 2.3 इंटू यू इंटू लॉग बेस 10। शुरू का मास कितना है 200 ग्राम और बाद का मास कितना है 20 ग्राम, तो ये 10 हो गया। log 10 इक्वल टू कितना 1, तो ये सीधा सीधा 2.3 इंटू यू कर दीजिए। यू का वैल्यू 200 है तो आ जाएगा 46, 460 मीटर पर सेकंड। सॉल्व। अ सैंड कार मास m नॉट है, मूविंग विद अ वेलोसिटी v नॉट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट t इक्वल टू t नॉट व्हेन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स f इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। सैंड कार क्या है, मतलब कोई होगा कार वार बस वस टाइप और उसमें सैंड लदा हुआ है, समझ रहे हैं बात को, और इसमें से सैंड लीक भी कर रहा है। सैंड लीक कर रहा है, किस रेट से लीक कर रहा है, μ kg पर सेकंड से। तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी बनाना है। हाँ करिए ना, करिए। बताइए पहला स्टेप क्या लिखेंगे, पढ़िए। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन आपने सॉल्व किया था उसी तरह से इसको आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए। देख हाँ जी, तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस एफ थ्रस्ट इक्वल टू एम हो जाएगा इसमें। देखिए थ्रस्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ये जो सैंड है वो ड्रॉप कर रहा है यहाँ से, तो कार्ड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, यू रिलेटिव 0 हो गया, तो थ्रस्ट वाला फोर्स ही खत्म हो गया। ये आ गया। इसके अगला आगे जो है सारा का सारा वो मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है। क्या है, प्योर गणित। देखिए ओ भाई ये आ जाएगा एफ डी टी के बिना तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। v नॉट से v, 0 से t, सही है। क्या आएगा बताइए, log बेसी m नॉट माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाई माइनस यू विद इन लिमिट्स फ्रॉम 0 to t, say yes. So it is v minus v naught equal to, are you getting it? When we put here log m naught minus mu t and when we put 0 here it will be log m naught.
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। माइनस जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। सो इज इट लॉग, डायरेक्ट लिख दूँ, एम नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस म्यू टी हो जाएगा। अब वी को इधर लगे जोड़ दीजिए, एफ बाई म्यू वी साथ। पहला, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए ये तो हो गया लिखनी। हाँ, इफ रॉकेट ऑफ मास 6000 kg इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग, ठीक, तो ये आपका एम नॉट हो गया। यस सर। एट द स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड, हाउ मच गैस इजेक्टेड टू गिव द रॉकेट अपवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सही है। यस सर। तो एक्सेलरेशन 20 दिया हुआ। सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ पे थ्रस्ट कितना होगा, व्हाट इज थ्रस्ट। सो इट इज 1000 यानी 1 किलोमीटर पर सेकंड इनटू मास कमिंग आउट पर सेकंड। मास कमिंग आउट पर सेकंड हमें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, वही निकालना है, Yes, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो गया, जी की वैल्यू दे रहा है, सही है ना। तो 1000 आर माइनस 60,000, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल गलत है, 60,000 तो इनिशियल है, 60,000 तो इनिशियल है ना। तो क्या लिखिएगा बताइए, उस समय का इंस्टेंटेनियस मास लिखिएगा। चलिए एम ही लिखिए ना, इंटू जी, सही है। एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ से, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 1000 आर डिवाइडेड बाई एम माइनस जी, बोलो सही है। एंड दिस एक्सेलरेशन इज व्हाट, 20। अब इससे आर की वैल्यू आपको निकालनी है। जी की वैल्यू पहले 10 डाल दीजिए, 1000 आर, एम को लिखिए 1000 माइनस आर इंटू कितने टाइम के बाद बोल रहा है अपवर्ड एक्सेलरेशन। रुको यार, ये जो मास दिया हुआ है रॉकेट ऑफ मास 6000 kg सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। ये जो मास है ये इंस्टेंटेनियस मास है, समझ में आ रही है बात, ठीक। वैसे एक बात बता दूं आपको, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। जैसे ही वो फायर किया गया, आप एम नॉट माइनस आर टी क्यों ढूंढ रहे हैं इसमें, उसी समय पूछा जा रहा है, तो उस समय आपका मास एम नॉट ही मेन मास होगा। चलिए बोलिए, थ्रस्ट कितना है, थ्रस्ट है यू आर। नेट फोर्स कितना है, इस बार एम जी को लेना है कि नहीं लेना है, कायदे से बिल्कुल लेना है। एक्सेलरेशन कितना हो गया बताइए, एम से डिवाइड कर दीजिए नेट फोर्स को। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, यू आर का वैल्यू नहीं जानते, एम का वैल्यू 6000 पता है हमें, यही एम नॉट हो जाएगा। ये 10 इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना मिल गया बताइए 30 इक्वल टू, अब बताइए यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू पता है 1000, हाँ है ना। आर का वैल्यू नहीं पता है, मास का वैल्यू 6000, सही है। आर की वैल्यू आ गई आपकी 180 kg पर सेकंड, बोलिए समझ में आया। अ यूनिफॉर्म चेन इज रिलीज्ड ऑन अ टेबल as shown, find the force on the table as the half of the chain falls on it, ठीक। अब ऐसा है, ये जो चेन गिरेगा टेबल पे, ये दो तरह का फोर्स लगाएगा। एक जो ऑलरेडी इसका पार्ट टेबल पे आ चुका है, उसका वेट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके वेट की वजह से, है ना। और दूसरा जो गिर रहा है वो इसको थ्रस्ट देगा, अटैच्ड बॉडी, मानते कि नहीं मानते, दो फोर्सेज होगा, पक्का 100% लॉक कर दूँ, ओके। बताइए इन दोनों फोर्सेज की दिशा किधर होगी, ऑब्वियसली डाउनवर्ड। जो टकरा रहा है वो भी नीचे ठोकेगा, है कि नहीं, और जो ऑलरेडी पड़ा हुआ वो तो नीचे धक्का देगा ही देगा। तो अब इन दोनों को निकाल के जोड़ना है, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मान लीजिए इस टेबल के ऊपर इस चेन का एक्स लेंथ ऑलरेडी फॉल कर चुका है। तो देखिए ये आपका इनिशियल सिचुएशन था, कुछ समझ में आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा चेन जो है अपराइट है, ऐसे पकड़ के रखा है इसको, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी देर बाद का सिचुएशन में दिखा रहा हूँ, जिसमें एक्स लेंथ मैंने गिरा दिया और अभी ये प्रोग्रेसिवली नीचे जा रहा है। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हम लोग बता सकते हैं कितनी है, आप लोग से पूछूंगा मैं। और ये ऑलरेडी एक्स लेंथ गिर चुका है, तो अगर ये गिर चुका है तो यहाँ पड़ा हुआ लेंथ भी एक्स हो जाएगा। तो जो वेट ऑफ चेन है ना, फॉलन पार्ट का, ठीक, फॉलन पार्ट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा बताइए। इज इट टोटल मास बाई टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स जी। आपको इसका मास निकालना पड़ेगा ना, ये जो ऑलरेडी पार्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका मास कैसे निकलेगा। टोटल मास है एम, कितने लेंथ का, कैपिटल एल का, तो एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा बताइए, एम बाई एल एक्स। बोलिए होगा कि नहीं होगा। एक पार्ट तो ये निकल गया, एक तो ये वाला फोर्स लगेगा, हाँ है ना। अब आइए हम लोग निकालते हैं थ्रस्ट। क्या निकालते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट कैसे निकालते हो, बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े हो थ्रस्ट का बताओ, यू रिलेटिव इंटू आर। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। यू रिलेटिव की वैल्यू वही होगी, इस सारे लिंक की वेलोसिटी सेम होगी, भाई चेन है कि नहीं। ये वेलोसिटी निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, यही हमारा यू रिलेटिव होगा, क्योंकि टेबल तो रुका हुआ है, तो जिससे चेन आके हिट कर रहा है वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना। बताओ ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, हमने रेस्ट से छोड़ा था इसको। क्या हम इस वेलोसिटी को v स्क्वायर इक्वल टू 2s से निकाल सकते हैं क्या, √2s लिख सकते हैं क्या, √2ax लिख सकते हैं क्या। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना तो बोलो।
और एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं, फ्री फॉल है जी से। तो इसमें एक्स एल माइनस एक्स आएगा। अब बताइए यू रिलेटिव कितना होगा, यू रिलेटिव होगा अंडर रूट 2gx। अब देखिए यहीं पे है मेन जिसके वजह से एडवांस का क्वेश्चन है। आर का वैल्यू होता है dm/dt, बोलिए हाँ या ना। लेकिन आपके पास ऐसा कोई सामान नहीं है कि आप dm/dt निकाल सके। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चाल चलूँगा, पॉलिटिक्स। ये देखिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूँगा dm/dl और इसको लिखूँगा dl/dt, चलेगा। ये बताइए dm/dl का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। मास पर यूनिट लेंथ तो यूनिफॉर्म चेन है, कांस्टेंट है। कैन वी राइट इट m/l, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, कैपिटल M लिख देते हैं, कोई बात नहीं, m/l सही है। अब आइए dl/dt, dl/dt क्या होता है, स्पीड। स्पीड हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, उसको डालिए, कितना आ जाएगा 2gx यहाँ, m/l यहाँ और फिर से 2gx यहाँ, बोलिए हाँ या ना। टोटल कितना आ गया आपका थ्रस्ट बताइए, 2gx इंटू m/l, करेक्ट। नेट फोर्स कितना आ गया, जोड़िए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दीजिए, आपका जो नेट फोर्स अप्लाइड हो जाएगा टेबल पे, m/l xg यहाँ है, 2 m/l xg यहाँ है, सही है। तो टोटल क्या हो जाएगा 3 m/l इंटू xg। अब इसमें जहाँ तक का लेंथ गिरा है उसकी वैल्यू डाल दीजिए, उस समय का नेट फोर्स निकल जाएगा। x कितना है, हाफ लेंथ है ना, l को l/2 डाल दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 3/2 mg आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम को पढ़िए, पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर मास, द प्लॉट गिव्स द वेरिएशन ऑफ इंपल्सिव फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट विच लास्ट फॉर टाइम t, फाइंड f0। सही है। अगर ये ft ग्राफ है तो बताइए इसका इंपल्स क्या हुआ, इज इट f0 इंटू t मल्टीप्लाइड बाई हाफ, है ना, एरिया ऑफ द ft ग्राफ होता है, बिल्कुल सही बात। अब आइए कोलिजन पे, इतना आपको जानना होगा कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है दो मासेस के बीच में तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। मतलब क्या होगा, जब फाइनल सिचुएशन बनाइएगा तो ये जो आपका पार्टिकल 1 है ये आ जाएगा रेस्ट में और पार्टिकल 2 चल देगा यू से। ये आप कोलिजन में पढ़ेंगे बाद में, समझ रहे हैं बात। तो आप किसी एक पार्टिकल को लेकर चलिएगा तो इंपल्स मिल जाएगा। तो ये बताइए m1 का पहले कितना स्पीड था u, और अब कितना है 0। तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इसका mu, तो वही इंपल्स हो गया। अगर दूसरे का लेंगे तो उसका भी चेंज इन, एक का होगा नेगेटिव में, दूसरे का होगा पॉजिटिव में, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो इंपल्स कितना मिल गया आपको, इंपल्स मिल गया आपको mu। तो बताइए फोर्स कितना हो गया, इट इज़ 2 mu डिवाइडेड बाई t ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की है टकराने से पहले वही रिलेटिव वेलोसिटी टकराने के बाद होगी। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। v2 माइनस v1 अपॉन नेगेटिव ऑफ u2 माइनस u1 लिखते हैं। नेगेटिव ऑफ u2 माइनस u1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए सेपरेट होगा तो सेपरेटिंग डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव सेपरेशन बढ़ेगा तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी को, और अप्रोच होगा तो उसमें वो घटेगा तो उसको नेगेटिव लिखा है। सो बेसिकली इसको याद ऐसे रखना है कि इट इज़ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये आगे आप कोलिजन में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड थे इसलिए इसका मतलब बता दिया। अब इसमें पहला ऑब्जेक्ट है आपका बॉल और दूसरा ऑब्जेक्ट है वॉल, और राइटवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। इलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू 1 होती है, यानी ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती है। क्या लिख सकते हैं, v2 का मतलब वॉल की फाइनल वेलोसिटी v ही है वो और नेगेटिव है, बोलिए हाँ या ना, माइनस v1 दैट इज माइनस v0, बोलिए हाँ या ना, डिवाइडेड बाई u1 इज प्लस u, करेक्ट, माइनस u2 माइनस u2 इज स्टिल माइनस v, हाँ या ना, and that is equal to what, 1. So this gives us what, minus v plus v0 equal to I think u plus v. So what are we getting for v0, is it u plus 2v? बोलिए समझ में आ गया। अब आपको किस पे इंपल्स निकालना है आप खुद देख लीजिए। बताइए बॉल का चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल बेटा आ गया v0 माइनस माइनस u या u माइनस माइनस v0, ऐसे कह लीजिए आप, हाँ या ना। मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ, डायरेक्शन भी तो पलटा है ना। अरे समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल को वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस v0 i एंड माइनस u, बोलो लिख सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v0 प्लस u आ जाएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो इम्पल्स कितना हो गया, v0 plus u, m इंटू v0 प्लस u हो गया, सही है ना, हैं। और v0 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, v0 की वैल्यू डालेगा तो क्या आ जाएगा बताइए, u प्लस 2 भी डाल दीजिए तो 2 इंटू u प्लस 2 भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चेंज इंपल्स आ जाएगा बॉल के, बोलिए समझ में आया।